ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम 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 टू द क्लास। हमारे बैच के डे नंबर 2 क्लास नंबर 2 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, कुछ खास बातें आज हम करेंगे। हमने बेसिक चीज़ें बैच के बारे में बातें हमने अपने पहले दिन पे कर ली है ना, काफ़ी सारी बेसिक बातें भी वहाँ पर हमने करी। लेकिन अब डे 2 से हमारा मुद्दा रह जाता है कि अब हमको सिलेबस में जाना चाहिए और सिलेबस की बातें करनी चाहिए, क्योंकि सीए फाइनल में आते आते जिस तरीके से मैंने भी अपना पेशेंस लूज़ किया था, उसी प्रकार से इतना सारा काम आर्टिकलशिप का रहता है, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो हमारा पेशेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हमको लगता है प्लीज़ कम टू द पॉइंट, है ना। चलो, एंड उसी को देखते हुए मैं पॉइंट पे आता हूँ। सो अगर आप सब मुझे अभी भी पहली बार देख रहे हो, बाय चांस आपने पहला क्लास मिस किया किसी वजह से, तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं अपना दे देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। मेरा नाम सागर जैन है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ऑब्वियसली मैंने अपना CA CPT जो कि फाउंडेशन आप जानते हो, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। आई क्लियर्ड माई CA इंटर बोथ द ग्रुप्स इन May 2019, बोथ द ग्रुप्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। पोस्ट दैट आई कंटिन्यू माई आर्टिकलशिप इन वन ऑफ द बिग 4 इन ऑडिट डिपार्टमेंट। फिर आई क्लियर्ड माई CA फाइनल, है ना। वहाँ पे एक अटेम्प्ट लगना ज़रूरी है ताकि इंसान थोड़ा सा सुधर जाए, क्योंकि इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट, फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट, आर्टिकलशिप भी अच्छी जगह से, तो आदमी थोड़ा ऊपर चले जाता है। तो फाइनल में मुझे एक अटेम्प्ट लगा, एंड देन CA फाइनल सेकेंड अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड बोथ द ग्रुप्स विद वेरी गुड मार्क्स। और उसके बाद 2-2.5 साल और मैंने PwC में बिग 4 में बेसिकली काम किया, ऑडिट डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट मैनेजर। तो कह सकते हैं कि ऑडिट के बारे में बहुत जानकारी मेरे पास है। प्रैक्टिकलिटी की अगर हम बात करें और एग्जाम ओरिएंटेड की अगर हम बात करें, तो सिंस मुझे थ्योरी सब्जेक्ट्स में हमेशा एग्जाम्स आए हैं, ऑडिट की बात करूं तो 68 मार्क्स आई गॉट। तो उस वजह से मुझे ये जो सब्जेक्ट है ना ऑडिट, इसके बारे में प्रैक्टिकल चीज़ें भी आती हैं, है ना, और थियोरेटिकल चीज़ें भी पता है एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। और सिंस मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में पास भी हुआ हूँ और एक जगह मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल भी हुआ हूँ, तो मैं फेल होने वाले बच्चे का जो दर्द होता है वो भी समझता हूँ, और जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस होता है, उनकी जो बुद्धिमत्ता रहती है पास करने के लिए एग्जामिनेशन, वो भी मैं समझता हूँ। तो आई कैन एड्रेस बोथ काइंड ऑफ स्टूडेंट्स। तो मतलब मेरा टोटल एड्रेसेबल जो एक डोमेन रहता है ना, वो बहुत बड़ा हो जाता है ना। चलिए, बाकी सब हम बैच के और दौरान देख लेंगे मेरे बारे में। अभी के लिए हम सब्जेक्ट पे आ जाते हैं। दोस्तों, हम CA इंटर की तरह स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की चर्चा भी नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपने CA इंटर में पढ़े, काफ़ी ज़्यादा आपने वहाँ पे अच्छे से पढ़ा है उसको, तो अभी वापस से वो शुरू करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा बोर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद सम न्यू टॉपिक। आप सभी से बात करना चाहूँगा एक शब्द के बारे में जिसका नाम होता है रिव्यू। रिव्यू करना, आपने आर्टिकलशिप करी होगी तो आपके काम को आपके सीनियर्स रिव्यू करते हैं। आप अगर फर्स्ट ईयर आर्टिकल हो तो आपके काम को सेकेंड ईयर आर्टिकल रिव्यू करता है। अगर आप सेकेंड ईयर आर्टिकल हो तो आपके काम को एसोसिएट लेवल का कोई बंदा रिव्यू करता है, एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाता है। रिव्यू करना क्या, किसी ने कोई काम किया उसको मैं वापस से देख के ये पता कर रहा हूँ कहीं इन्होंने कोई गलती तो नहीं की है, कहीं मुझे कोई गलती तो नहीं मिली इनके काम में। बेसिकली ये शब्द का मतलब होता है। लेकिन बात समझने की है, CA इंटर में हमारे सिलेबस में सिर्फ ऑडिट ऑडिट और ऑडिट की बात की गई थी। और अगर आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 1 जो CA इंटर का होता था, वहाँ पे आखिरी में एक टॉपिक होता था अश्योरेंस एंगेजमेंट्स का, जहाँ पर बात की जाती थी अलग अलग टाइप की अश्योरेंस एंगेजमेंट्स की। तो वहाँ पर आपको एक बात तो पता ही होगी कि सर ऑडिट भी तो अश्योरेंस एंगेजमेंट है। हाँ, ऑडिट भी अश्योरेंस एंगेजमेंट है, लेकिन उसके अलावा भी और सारे एंगेजमेंट्स होते हैं जो कि अश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। तो वो जो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स होते हैं ना, वो CA फाइनल के सिलेबस में डाल दिए गए हैं। ठीक है जी। तो उसकी वजह से जो CA फाइनल में स्टैंडर्ड्स का जो वेटेज होता था, वो पहले के समय में जब मैंने एग्जामिनेशन दिए थे तब ऑलमोस्ट 40 मार्क्स का हुआ करता था। लेकिन नाउ जब सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है ना, तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड्स का जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट 55 to 60 मार्क्स हो गया है ना। अगर आप बोलना चाहो तो 50 से 55 मार्क्स आप बोल सकते हो कि इतना तो कवर करते ही स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू। आप सभी की स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है हमारी, है ना। इस बुक से हम पढ़ने वाले, ये हमारा इंडेक्स है। तो एक चैप्टर यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, चैप्टर नंबर 11, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसकी हम बात करेंगे। एक बात बताओ मुझे, सेबी LODR रेगुलेशंस के बारे में आप सभी ने सुना है क्या? नहीं सुना होगा क्योंकि आपके सिलेबस में वो है नहीं। पहले CA फाइनल में हुआ करता था, लेकिन बाय चांस अगर आपने CA इंटर में लॉ में पढ़ा है तो उसकी बात मैं आप सभी से कर रहा हूँ। स्क्रीन पे इस वक्त मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ज़रा मेरे साथ यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, मैं जो आपको दिखा रहा हूँ और जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ,
बिल्कुल डरो मत। मैं एग्जामिनेशन में लिखना कैसे है, याद कैसे करना है, मैं सब करवा दूंगा। लेकिन ये थ्योरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, ये सब्जेक्ट्स आपको बोर इसलिए करते हैं बिकॉज आप बिना समझे चीज़ों को बस रीड करते रहते हो, मगअप करते रहते हो, तो आप बोर हो जाते हो। बट किसी चीज़ के पीछे का लॉजिक अगर आपको पता चल जाए, देन यू नो देन यू मेमोराइज इट, देन यू राइट इट, तो आपको वो क्लैरिटी अच्छी रहती है और कॉन्फिडेंस अच्छे से आता है। तो टेंशन इस चीज़ की मत लेना कि मैं आपको याद कैसे करवाने वाला हूँ, लिखवाने कैसे वाला हूँ, मैं सब करवा दूंगा। बस एक बार ट्रस्ट करो और मैं जो मेथड आपको फॉलो करवा रहा हूँ, इस मेथड से जब चलते जाओ, ठीक है। मैं कंटेंट आपका बढ़ा नहीं रहा हूँ, एंड में आके हर एक टॉपिक आपको छोटा ही लगेगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ, ठीक है। चलो, स्क्रीन पे आपके इस वक्त आपको सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस जो है उनका रेगुलेशन नंबर 33 का कोटेशन यहाँ कोट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। रेगुलेशन 30 जो है सेबी एलओडीआर रेगुलेशन का, जो कि लिस्टेड एंटिटीज पे लगता है, उसमें बोलते हैं कि जो भी लिस्टेड एंटिटी है उसको अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स एवं एनुअल रिजल्ट्स, क्वार्टरली 3 महीने का, हर 3 महीने का फाइनेंशियल ईयर का, क्वार्टर रिजल्ट्स कब फाइल करने हैं, हर 45 दिन में। क्वार्टर एंड होने के बाद जो 45 दिन रहते हैं ना, उन 45 दिनों के अंदर अंदर आपको क्या फाइल करना है, आपके क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइल करने हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ। और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहेंगे वो भी फाइल करने हैं। वो कब करोगे, जब ईयर एंड हो जाएगा। और वो कब करने हैं, 60 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, खत्म होता है, उसके बाद 60 दिन के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी पब्लिश करना पड़ता है, फर्निश करना पड़ता है स्टॉक एक्सचेंजेस के साथ 60 दिन के अंदर। ये लिमिट किसने दी, सेबी एलओडीआर रेगुलेशंस ने। अब देखिए, इसमें एक बात होती है, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन कहता है कि ठीक है फर्निश करने, सर इसमें क्या बड़ी बात है, आप हमें ये क्यों बता रहे हो, ये तो सिलेबस में भी नहीं है। दोस्तों, सेबी कहता है कि अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइल कर रहे हो, अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइल कर रहे हो तो वो या तो ऑडिटेड होने चाहिए। अब ऑडिट ना करा पाओ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, अनऑडिटेड बोलूंगा, अनऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलूंगा अगर ऑडिट नहीं हुआ है तो। हाँ सर, तो बोला कि देखो एक काम करो, समय हो तो ऑडिट करवा लो, और नहीं हो तो रिव्यू करवा लो उसका, और एक रिव्यू रिपोर्ट के साथ साथ सबमिट कर देना। रिव्यू रिपोर्ट के साथ साथ अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फर्निश कर देना। इसके बारे में आगे हम और डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ इतना समझो कि ये रिक्वायरमेंट आ कहां से रहा है। तो सेबी ने ये बात बोली, ठीक है। तो एक बार एग्जाम्पल के लिए, ये जोमेटो का आपको क्वार्टर नंबर 3 और फाइनेंशियल ईयर 26 का आपको यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूँ। इसके पेज नंबर 23 पर हम आएंगे, पेज नंबर 23 पर हम आएंगे। देखो जी, आप भी इसे अपने पास डाउनलोड करके देख सकते हो। ये देखिए जी, डेलॉइट का एक ये रिपोर्ट है, डेलॉइट का एक ये रिपोर्ट है, किस चीज़ पे, ये देखिए ऊपर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगे हुए हैं क्या, हाँ जी, ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगे हुए का, क्वार्टर एंडेड लिखा है कि नहीं, यहाँ पे क्वार्टर एंडेड लगाया नहीं, दिसंबर 31 2025, सितंबर 30 2025, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है नीचे, यहाँ पे लिखा हुआ है अनऑडिटेड, कि इसको हमने ऑडिट नहीं करवाया है, इसको हमने ऑडिट बिल्कुल भी नहीं करवाया है ना। तो नीचे अगर आप आओगे ना, नीचे जो रिपोर्ट है ना सर, फिर ये रिपोर्ट किस चीज़ की है, ऑडिट तो करवाया नहीं। दोस्तों, आपने सीए इंटर में ऐसे 700 पढ़ा होगा, वहां पर टाइटल बताते थे रिपोर्ट का, क्या होता था, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऐसा होता था क्या, ऑडिटर्स का रिपोर्ट होता था क्योंकि उन्होंने ऑडिट किया था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे डेलॉइट के रिपोर्ट में देखो क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स। सर इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स तो लिखा, तो हाँ इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स ही लिखा है, लेकिन उसके आगे पढ़ो क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट ऑन रिव्यू ऑफ इंटरिम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इतनी बात समझ गई क्या आपको, हाँ। तो इस प्रकार की भी एक रिपोर्ट होती है अदर देन ऑडिट, ठीक है, इतनी बात समझिए, हाँ। अब इसको अपने जहन में रख लो, और उसके पहले मैं कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको बताना चाहता हूं, पहले उन पे फोकस कर लेते हैं, फिर हम वापस से यहाँ पे आके वापस से इसको देखेंगे और इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपको क्या पता है, सीए इंटर की वापस से ध्यान एक बार आपको दिला रहा हूँ, आपको क्या पता है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है एक, और एक प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है। जो अभी हमने जोमेटो का रिपोर्ट देखा ना एटर्नल का, वो क्या था जी, वो था अच्छा सुनो, ये कभी कभी ना मैं ये थोड़ा चीख के बोल देता हूँ ना, ये मैं मैं पागल नहीं हूँ, आई एम नॉट अ वियर्ड पर्सन, मैं नॉर्मली ऐसे बात नहीं करता, वो बस मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज थ्योरी सब्जेक्ट है
है ना। मैं एक सेम टोन में बोलते रहूँगा, आप सो जाओगे, है ना। और वीडियो लेक्चर्स हैं तब तो और भी सो जाओगे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बीच बीच में अपने वॉइस मॉड्यूलेशन करते रहता हूँ, थोड़ी वियर्ड हरकतें करते रहता हूँ, ताकि चीज़ें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ना वो आपको अच्छे तरीके से सुनाई दे, ताकि आप उनको भूलो नहीं, है ना, और आपका फोकस वापस से हमारे क्लास पे आ जाए, है ना। ठीक है, चलो तो इस चीज़ को थोड़ा सा देख लेना। तो भैया मैं आपसे बात कर रहा हूँ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन की। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन शब्द से ही हमको समझता है कि जो हो गया, जो बीत गया, उसके बारे में फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो हो गया, जो बीत गया, उसके बारे में जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको मैं कहता हूँ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। क्या रहता है सर इसमें? जो भी अमाउंट्स, जो भी इवेंट्स, जो भी ट्रांजेक्शन, उनका मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, उनको मैंने फाइनेंशियल टर्म्स में कहीं पे लिख दिया, वो हो जाती है मेरी क्या? हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस। कोई भी इवेंट्स हो, कोई भी ट्रांजेक्शंस हो, कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सर्कमस्टेंसेस जो कि पास्ट इवेंट से रिलेट करती हैं, उनको मैं बोलूंगा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इतनी बात समझ गई क्या? ठीक है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब तो दो, एक बात का जवाब दो। जब हम ऑडिट करते हैं, जब हम ऑडिट करते हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करते हैं, तो क्या मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट करता हूं क्या? मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सामने रखा होता है, जैसे अभी हम जोमेटो का देख रहे थे, तो जोमेटो के में जो रेवेन्यू का नंबर आया होगा, है ना, उसके अलावा एक्सपेंसेस आए होंगे, सैलरीज आई होंगी, बैलेंस शीट में पीपीई लिखा होगा, है ना, और भी एसेट्स होंगे और लायबिलिटीज होंगी। ये सारी की सारी चीजें क्या ये ऑलरेडी हो चुकी हैं या ये होने वाली हैं? जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी हैं सर ये हो चुकी हैं पहले। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ये होती है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। और ऑडिट के केस में हम किस पर काम करते हैं? हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करते हैं और उस पर ओपिनियन देते हैं। ऑन द अदर हैंड मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, एक चीज़ आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं कुछ लगा रहा हूँ, ये इमेज दिख रही है क्या आपको? इसमें आपको दो कॉलम्स दिख रहे हैं, EFGH में लिखा हुआ है हिस्टोरिकल रिजल्ट्स, और उसके साइड में अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है फोरकास्ट पीरियड। कि भैया 2017 में बैठ के मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूँ, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहा हूँ, तो उससे पहले की जो बातें हैं, जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी, मेरा रेवेन्यू इतना, कॉग्स इतना, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें क्या होगी? मेरी हिस्टोरिकल चीज़ें होंगी। और इसके आगे जो लिखा है ना फोरकास्ट, ये 18, 19, 20, 21 अभी हुआ नहीं है, मैं बैठ के यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ कि आगे चल के क्या होगा मेरे साथ। तो वो फोरकास्ट है कि 2018 में कितना रेवेन्यू, कितना कॉग्स, ऐसे सेम 2019, 2020, 2021 ऐसे करके चलते जाता है। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कहलाती हैं। प्रोस्पेक्ट मतलब फ्यूचरिस्टिक। मैं किसी अजम्पशन को अज्यूम करके, मैं किसी प्रकार के मेथड को इस्तेमाल करके आने वाले समय में क्या मेरा रेवेन्यू होगा, क्या मेरा कॉग्स होगा, ये पता करना चाहता हूं, या फिर ये चीज मैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बना रहा हूं, लिख रहा हूं किसी स्टेटमेंट में। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ फोरकास्ट वाला IJKL कॉलम में जो लिखा हुआ है, ये जो पार्ट है ना, इसे ही हम कहते हैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। और इसको बनाने में अजम्पशन यूज होता है। क्या होता है जी? अजम्पशंस यूज होते हैं। अच्छा, शार्क टैंक है ना, शार्क टैंक में अगर आपने पिच सुनी है, आपको सुनी होगी, ऐसा मत कहना नहीं सुनी है। पिचेस में अक्सर आप देखोगे तो वो लोग ये पूछते हैं कि अभी तक के आपने कितना रेवेन्यू किया, अभी तक आपने कितना रेवेन्यू किया, लास्ट मंथ तक आपने कितना रेवेन्यू किया। वो जो इंसान है ना, ये इंसान, ये वाला इंसान, ये कुछ ज़्यादा सवाल पूछता है। ये इंसान ये पूछेगा सितंबर तक आपने कितना रेवेन्यू किया, और अगले बचे हुए 2 क्वार्टर्स में आप कितना रेवेन्यू और करोगे। ये सवाल पूछे जाते हैं या फिर नहीं पूछे जाते हैं? सर बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो वो क्या बताते हैं कि अभी तक हमने मान लो 5 करोड़ किया है, अगले 6 महीने में और 5 करोड़ करने वाले हैं। किया है क्या ऑलरेडी? नहीं किया, करने वाले हैं। तो करने वाले हैं वो किसी ना किसी अजम्पशन पे बेस्ड रहता है। एंड देन कम्स अ फॉलोअप क्वेश्चन। फॉलोअप क्वेश्चन क्या आता है शार्क का? फॉलोअप क्वेश्चन आता है कि भैया कैसे करने वाले हो तुम? पिछले साल तुमने टोटल जो है 6 करोड़ किया साल भर में, इस साल तुम कह रहे हो इस साल हम 10 करोड़ 12 करोड़ कर लेंगे, कैसे करोगे अगले 6 महीने में आप? ऐसा वो सवाल पूछते हैं। फिर वो बताते हैं कि भैया हमें यहाँ से फंडिंग मिलेगी, हम ऐसे मार्केटिंग करेंगे, हमारा ग्रोथ रेट इतना हो जाएगा, मार्केट शेयर इतना हो जाएगा। तो ये सारे की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये अजम्पशंस हैं। क्या ये सच में हुआ है? नहीं, ये अजम्पशंस है कि अगर ऐसा हुआ तो वैसा रिजल्ट आएगा। सब कुछ फ्यूचरिस्टिक है ना। तो क्या मैं इसको स्पेकुलेटिव टाइप की कोई चीज़ बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं। एंड इसी वजह से दोस्तों, इसी वजह से प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर जब हम अश्योरेंस देते हैं, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर जब हम अश्योरेंस देते हैं, तो उस केस में हम कभी भी ये नहीं बोलते अपनी रिपोर्ट में कि भैया ये रिजल्ट अचीव ही हो जाएगा, बिकॉज वो जो अजम्पशंस है वो ही फ्यूचरिस्टिक है, वैसा हुआ कि नहीं
हम इसकी गारंटी नहीं देते। तो जो ये दो डिफरेंस मैंने आपको बताया, इसका बेसिकली तात्पर्य था क्या, मैंने क्यों आपको बताया। देखिए जी, यहाँ आप एक चार्ट देख रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन प्रोस्पेक्टिव एंड हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स। किस चीज को फाइनेंशियल टर्म्स में दिखा रहे हो तुम? इकोनॉमिक इवेंट्स को, कंडीशंस को, सर्कमस्टेंसेस को, या किसी भी ट्रांजैक्शन को। इतनी बात समझिए क्या? दे आर रिलेटेड टू पास्ट पीरियड्स एंड दे आर रिलेटेड टू पास्ट इवेंट्स। पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है। और जब दूसरे यहाँ पे मैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करता हूं दोस्तों, तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज एक्सप्रेस्ड इन फाइनेंशियल टर्म्स, ठीक है जी। फ्यूचर इवेंट्स की बात करता है, पॉसिबल एक्शंस की बात करता है, एंड दीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। किस पर बेस्ड होते हैं ये? अजम्पशन पर बेस्ड होते हैं, है ना। और ये रिलेट करते हैं किससे जी? फ्यूचर इवेंट से, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है। और जो इन इवेंट्स को, जो फ्यूचर में इवेंट्स होने वाले हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए जो एविडेंस होता है ना, दैट इज ऑल्सो फ्यूचर ओरिएंटेड इन इटसेल्फ। एंड इसी वजह से वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन दैट रिजल्ट्स विल बी अचीव्ड, कि क्या हो जाएगा? रिजल्ट अचीव हो जाएगा, है ना जी। तो ये जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है और जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, इन दोनों भी टॉपिक पे आईसीएआई ने कहा सीए बनने के बाद तुम इन पे काम करोगे, है ना। तो इसी वजह से इन पर स्टैंडर्ड्स बना के आईसीएआई ने सिलेबस में डाले, है ना। रिव्यू की जब मैं बात करूंगा, रिव्यू एंगेजमेंट्स की जब मैं बात करूंगा, तो वो आते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू। और जब प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात आएगी, तो वहां पे और प्रकार के स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है जी। तो वो स्टैंडर्ड्स भी हम देख लेते हैं कि हिस्टोरिकल के लिए कौन से हैं और प्रोस्पेक्टिव के लिए कौन से हैं, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं आने वाले लेक्चर्स में हम देखेंगे। अभी हमारा मुद्दा है हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। ऑडिट आपको ऑलरेडी पता है, हम बात कर रहे थे किसकी? रिव्यू की, ठीक है। अब जो ये रिव्यू होता है ना, रिव्यू की बात करेंगे। सर एक बात बताओ, ऑडिट और रिव्यू जो है, ये सेम होते हैं क्या? नहीं होते। अगर ये सेम होते तो फिर ये अलग से वो रिपोर्ट जो हमने अभी देखी, उस रिपोर्ट में ऐसा क्यों लिखते इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिव्यू रिपोर्ट? ऐसा नहीं लिखते ना, फिर तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ही लिख देते। डिफरेंस क्या है दोनों में? है दोस्तों डिफरेंस। आपने सीए इंटर में एक बात और देखी होगी। अच्छा, जो भी हमने ये पढ़ा है, ये चार्ट, क्या इसको याद करने की जरूरत है? बिल्कुल याद नहीं करना है, ये आपकी समझ के लिए मैंने बताया, जो कि आगे चल के हमें काम में आएगा हमारे क्लासेस में, ठीक है। इसको याद नहीं करना है, जो चीज़ याद करनी होगी मैं आपको बता दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लो। चलो, लिमिटेड अश्योरेंस वर्सेस रीजनेबल अश्योरेंस की बात करेंगे। अलग अलग अश्योरेंस लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं जी? अलग अलग अश्योरेंस के क्या होते हैं? लेवल्स सबके निकलेंगे ठीक है, कोई नहीं, क्रिंज था ये जोक। किसकी बात कर रहे हैं? लेवल ऑफ अश्योरेंस की बात अब हम करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। वापस से सीए इंटर का ध्यान करो थोड़ा सा। आपको 3 टाइप के एश्योरेंस के बारे में पढ़ाया होगा, 3 एश्योरेंस के बारे में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। एक होता है लिमिटेड एश्योरेंस, एक होता है रीजनेबल एश्योरेंस, और तीसरा होता है क्या? एब्सोल्यूट एश्योरेंस। नहीं याद आ रहा सर? नहीं याद आ रहा, हम तो 40 के लिए पढ़ रहे थे, हमको नहीं याद आ रहा, ठीक है। मैं बता दूंगा वापस से, 5 मिनट में समझा देता हूं पूरा कॉन्सेप्ट। देखो जी, एक बात ध्यान रखना, लिमिटेड अश्योरेंस, रीजनेबल अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस, क्या तीनों के तीनों अश्योरेंस है? तीनों जगह पे ही मैं किसी को अपना भरोसा दे रहा हूं कि भैया हाँ मैंने कोई चीज चेक करी है, और वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट है। और क्या चेक करने की बात हो रही है यहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी आप बोलना चाहो। तीनों भी जगह पे मेरा उद्देश्य सेम है, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो फिर ये लिमिटेड और रीजनेबल क्या होता है दोस्तों? ऐसे 200, ऐसे 200, है ना। सीए इंटर के दिन जब हम बच्चे थे, जब हम मासूम हुआ करते थे, ऑब्जेक्टिव क्या था? टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस। हमको क्या चाहिए था जी? हमको चाहिए था रीजनेबल अश्योरेंस। और रीजनेबल अश्योरेंस जब हम देते थे, तो क्या हम ये बोलते थे टू रिड्यूस द रिस्क एट एक्सेप्टेबली लो लेवल? ऐसा बोलते थे क्या? जी सर, ऐसा भी बोलते थे। तो दोस्तों यहां पे देखो मेरे साथ, रीजनेबल अश्योरेंस इज हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, इट इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी, अच्छा मेरी एक बात समझो, मेरी एक बात सुनो ध्यान से, मैं क्या आपसे कहना चाहता हूं। एक एग्जाम्पल देता हूं,
अब इस एग्जाम्पल को ध्यान से सुनना, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। मैं जो आप एग्जाम्पल बता रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है दोस्तों। आपकी स्क्रीन पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे आइए। मान लीजिए कोई कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए हम किसका एग्जांपल ले, हम ग्रो के, हाँ चलो ये ग्रो का यहाँ पे मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ग्रो आपको पता है ग्रो, हाँ हाँ ये रहा, देखो यहाँ पे देखिए इनके कुछ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिख रहेगा यहाँ पे आपको, ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस दिख रहा है क्या, है ना। और थोड़ा सा यहाँ पे इनके नोट नंबर 7 वगैरह में जाएंगे, अच्छा, या फिर जोमेटो का एग्जांपल है, चलो इसके ले लेते हैं, ठीक है। अभी देखो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब इस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में सैलरी भी होंगी और भी अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है। अब जब मैं, एक बात मुझे बताओ, जब मुझे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टेस्ट करना है, सैलरी की टेस्टिंग करनी है, तो जब मैं ऑडिट करता हूं तो आइडियल वे क्या होता है, आइडियल वे होता है कि भैया जितने भी एम्प्लॉयज हैं सब एम्प्लॉयज का पेरोल रजिस्टर होता है, पेरोल रजिस्टर में मंगाऊंगा और पेरोल रजिस्टर में क्या करूंगा, पेरोल रजिस्टर में देखूंगा कितने एम्प्लॉयज, ठीक है। उसके बेस पर मैं कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लूंगा, कुछ एम्प्लॉयज को पिक करूंगा, उन एम्प्लॉयज का मैं क्या मांगूंगा, उन एम्प्लॉयज के बारे में बोलूंगा एक काम करो, ये आपके ही कंपनी के एम्प्लॉयज हैं क्या, आप इनका मुझे क्या दिखाओ जी, आप इनका मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिखाओ, क्या दिखाओ जी, अपॉइंटमेंट लेटर, जिसको आप ऑफर लेटर भी बोलते हो, वो मुझको दिखाओ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, आप अपॉइंटमेंट लेटर देखो कि इसका एम्प्लॉय है या फिर नहीं है। अब इसके बाद आपको होगा कि भैया जितना सैलरी पे किया है क्या वो उसकी वैलिड सैलरी है, तो उस सैंपल के लिए, उस एम्प्लॉय के लिए आप क्या करोगे, उसका सैलरी स्ट्रक्चर मांगोगे कि भैया आपका सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, उसका सैलरी आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग कंपोनेंट्स, ठीक है। अब इसके बाद चलो सैलरी मुझे मिल गई, अपॉइंटमेंट लेटर मुझको मिल गया, पेरोल रजिस्टर में नंबर्स भी लिखे हुए हैं और वो नंबर्स मेरे इस सैलरी स्ट्रक्चर से क्या कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि जो यहाँ पे लिखा हुआ है और जो पेरोल रजिस्टर में दिखाया और जहां से आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो कॉस्ट डाली है पेरोल की, सैलरी एक्सपेंस की, क्या वो सही है, तो वो क्या होना चाहिए, एक्चुअली पेड होना चाहिए एम्प्लॉय को। फिर उसके लिए आप क्या करोगे, बैंक के डिटेल्स होते हैं, है ना, पेमेंट डिटेल्स होते हैं, उनको आप चेक करके ये वेरीफाई करते हो कि एक्चुअली सैलरी पेमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अच्छा, अब सवाल ये उठ सकता है कि सर एम्प्लॉय फेक हुआ तो रिस्क है क्या ये कि एम्प्लॉय ही फेक हुआ तो, बेवजह की सत्यम वाले केस में हुआ था ना, सत्यम में वो कुछ तो 13-14 हज़ार एम्प्लॉयज फेक बना के रखे थे, पूरा सैलरी बाहर भेजते रहते, वो खुद के इसके अकाउंट में जाता था, वो रामालिंगा राजू के, होता था कि नहीं। तो ये रिस्क मौजूद है क्या, बिल्कुल रिस्क है सर। तो इस रिस्क को एड्रेस करने के लिए आजकल ये लोग क्या करने लगे, क्या करते हैं ऑडिट में, ये लोग ना इनके आधार कार्ड पैन कार्ड चेक करने लगे हैं। इनके आधार कार्ड पैन कार्ड को चेक करके ये लोग पता लगाते हैं कि ये सच है या फिर, मतलब जो ये एम्प्लॉय दिख रहा है रजिस्टर में, ये एम्प्लॉय रियल है या फिर ये फेक एम्प्लॉय है। तो ये एक बेसिक सा प्रोसीजर ऑडिट में परफॉर्म करके एंड टू एंड पूरा कंप्लीट प्रोसीजर चेक करके ये लोग सैंपलिंग बेसिस पे सैलरी एक्सपेंस पे कंफर्ट लाते हैं। समझ गया क्या। तो जब इतना सब करने के बाद मेरा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाता है मुझको, और उसके बेस पर मैं कंक्लूजन ड्रॉ करता हूं और ओवरऑल लेवल पे मैं क्या देता हूं जी, रीजनेबल अश्योरेंस। क्या यहां भी ऐसा हो सकता है क्या कि आधार कार्ड ही फेक हो, पैन कार्ड ही फेक हो सकता है क्या, ये लिमिटेशन हो जाती है। तो इसके वजह से क्या यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सैलरी बिल्कुल 100% करेक्ट है, नहीं बोल सकता, इसलिए मैं रीजनेबल अश्योरेंस देता हूँ। तो क्या यहाँ पे मैंने रिस्क को बहुत ही लो लेवल पे लेके आ गया सर। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि हाँ हो सकता है कि भाई फेक एम्प्लॉय हो, बट जितना हम कर सकते थे उतना हमने किया, तो ये हो जाती है क्या, रीजनेबल अश्योरेंस, ठीक है। अब देखो दोस्तों लिमिटेड अश्योरेंस के केस में क्या होता है, अगर मान लीजिए लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है मेरी, लिमिटेड अश्योरेंस में ये लोग क्या करते हैं, जाएंगे किसके पास, पेरोल की टीम के पास, उनको पूछेंगे एक बात बताओ तुम्हारे पास कितने एम्प्लॉयज हैं, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है ना, लिमिटेड अश्योरेंस में तुम्हारे पास बताओ कितने एम्प्लॉयज हैं टोटल। तो उनसे मैं बोलूँगा एक काम करो, आपके पास हेड काउंट रिको होगा, क्या होगा जी, हेड काउंट रिकंसिलिएशन। हेड काउंट रिकंसिलिएशन समझता है क्या, हेड काउंट रिकंसिलिएशन में क्या होते हैं, मेरे पास फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में कितने एम्प्लॉयज थे, कितने एम्प्लॉयज आए, कितने एम्प्लॉयज मेरे पास से गए, और एंड में कितने एम्प्लॉयज बचे, इनके बेसिस पर मैं क्या करता हूँ, पे रजिस्टर से क्या करता हूँ, एक सैलरी एवरेज निकालता हूँ और इन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से। अब ये कैलकुलेशन बहुत थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, पर मैं जस्ट आपको ऊपर से बता रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई करके
जो सैलरी एक्सपेंस का नंबर दिख रहा है ना मुझको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उस नंबर तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। अब मेरी मटेरियलिटी सेट होगी, अगर जो डिफरेंस आएगा वो मटेरियलिटी से ऊपर होगा तब तो मैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करूंगा, फर्दर क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन अगर नहीं होगा तो फिर मैं उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा। लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर्स पे कंफर्ट ले लिया, बट क्या मैंने एक्चुअली अपॉइंटमेंट लेटर चेक किया? नहीं किया। क्या मैंने एक्चुअली सैलरी स्ट्रक्चर चेक किया? नहीं किया। क्या मैंने एक्चुअली बैंक पेमेंट चेक किया? नहीं किया। क्या मैंने इनके आईडी कार्ड चेक किए एम्प्लॉइज के? नहीं किए। तो क्या यहाँ पे रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाती है क्या? हाँ सर, यहाँ पे रिस्क थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो क्या मैं यहाँ पे, आप खुद सोच के बताओ, रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूँ क्या? कम ऑन गाइस, नहीं दे सकते रीजनेबल एश्योरेंस यहाँ पे। और ये जो मैंने प्रोसीजर बताया ना, इस टाइप के प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं कहाँ पे? लिमिटेड एश्योरेंस में। और इसी वजह से वहां पे कहा जाता है ऐसे एंगेजमेंट्स में जहां पे मैं कम प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं, कम काम कर रहा हूं, लेकिन स्टिल कंफर्ट लाके दे रहा हूं तुमको नंबर्स पे, उसको मैं कहता हूं लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। तो लिमिटेड एश्योरेंस में ऐसा बोल दूं क्या, रिस्क ज्यादा है क्या? रिस्क ज्यादा है क्या रीजनल एश्योरेंस से? हाँ सर, रिस्क ज्यादा है। तो इसमें जो एश्योरेंस है वो रीजनल एश्योरेंस से कम है क्या? हाँ, रीजनल एश्योरेंस से कम एश्योरेंस है। तो क्या मैं ऐसा कह दूं that limited assurance engagements gives lower level of assurance than reasonable assurance and reasonable assurance gives higher level of assurance। इतनी बात क्लियर है क्या? एंड इन केस ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस द रिस्क इज हायर एज कंपेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस। ऐसा बोल दूं क्या? जी सर, बोल दो। दोस्तों जरा यहां पे आओ मेरे साथ नोट्स पे, देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है। रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। लिमिटेड एश्योरेंस इज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन रीजनेबल एश्योरेंस। ये दोनों ही बातें मैंने आपको बोली। यहां पे लिमिटेड में रिस्क इज रिड्यूस्ड, रिस्क कम होती है टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। जितना उनको एक्सेप्टेबल होता है ना लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स में उनके इंटेंडेड यूजर्स को, उतना रिस्क मैं कम तो कर देता हूं, लेकिन बट रिस्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। क्योंकि रीजनेबल एश्योरेंस में बहुत ज्यादा चेकिंग करता हूं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस परफॉर्म करता हूं, बहुत ज्यादा इंस्पेक्शन करता हूं, और भी जो प्रोसेस होता है वो सारे के सारे परफॉर्म करता हूं। बट एक बात बताओ, हमने लास्ट में एक बात बोली थी, सत्यम में फेक एम्प्लॉइज मिले थे क्या? इवन दो सब कुछ परफॉर्म कर लो, पूरा ऑडिट परफॉर्म कर लो, उसके बाद भी कहीं ना कहीं रिस्क मौजूद रहता है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ गलती तो हो ही सकती है, कोई फ्रॉड वगैरह तो हो ही सकता है। तो एम्प्लॉइज फेक हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं सर। तो क्या मैं बोल दूं कि ऑडिट में मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं, लेकिन स्टिल इट इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी? इज इट अ कंप्लीट गारंटी? नो, इट इज नॉट अ कंप्लीट गारंटी। तो रीजनेबल एश्योरेंस हम कहां पे देते हैं दोस्तों? ऑडिट में देते हैं। और अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था रिव्यू परफॉर्म करेंगे हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, या फिर मैं प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे किसी भी प्रकार की अगर एश्योरेंस एंगेजमेंट परफॉर्म करूंगा तो वहां पे मैं क्या नहीं देता? मैं ओपिनियन नहीं देता दैट रिजल्ट्स विल बी अचीव्ड। तो फिर सर यहां पे क्या देते होंगे? अगर मैं रीजनेबल एश्योरेंस देता हूं तो भी ये नहीं होगा, मुझे ये रिजल्ट विल बी अचीव्ड के लिए क्या देना पड़ेगा? गारंटी देनी पड़ेगी कि हाँ भाई ये तो अचीव हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कोई ऐसा ओपिनियन नहीं देता, और इसी वजह से उनको मैं लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट्स बोलता हूँ। कौन से होते हैं वो? रिव्यू एंगेजमेंट्स एंड अदर एश्योरेंस एंगेजमेंट्स। इतनी बात क्लियर है क्या? सर इसको रट्टा मारना है? बिल्कुल भी नहीं मारना है। एग्जाम के लिए बिल्कुल भी आपको लिखने विखने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए ताकि आगे आपको चीजें समझें। फिर आता है एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस। एब्सोल्यूट एश्योरेंस होती है कंप्लीट गारंटी। हमने जो चेक किया ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो 100% करेक्ट है और इस चीज की हम क्या दे सकते हैं? आपको गारंटी दे सकते हैं, वो होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस। और एब्सोल्यूट एश्योरेंस कौन दे सकता है? भगवान ही दे सकते हैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस, और कोई नहीं दे सकता। ठीक है जी, चलिए। तो ये जनरली इन्वेस्टिगेशन के केस में होता है, जहां पे फ्रॉड कोई मिल जाता है तो इन्वेस्टिगेशन करके इन्वेस्टिगेशन एब्सोल्यूट एश्योरेंस देता है। आर यू ऑल विद मी टिल नाउ? ठीक है, हमको आधा घंटा हो गया है, मैं अभी तक आपको सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा हूँ। अभी भी हम हमारे स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंचे, सिलेबस तक मेन नहीं पहुंचे। ठीक है, ये बेसिक्स अगर अभी क्लियर है आपके, तो आपको पूरे बैच में कहीं पे भी बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी इन शब्दों को समझने में। ठीक है, चलो इतना समझ गया क्या? कूल। ये देखो यहाँ पे मैं दो लोगों की बात करूं क्या, सुकीर्ति और पुलाश की बात करूं, तो इसे कहते हैं लिमिटेड एश्योरेंस कि भाई रिस्क बहुत ज़्यादा है, कम समय लिया, कम काम किया, तो ऐसा हाल होता है, लिमिटेड एश्योरेंस। अगर मैं रीजनेबल एश्योरेंस की बात करूं, किसकी? रीजनेबल एश्योरेंस की अगर मैं बात करूं तो यूरी भाई और धनश्री बहन के जैसे होता है ना? हो जाता है काम, लेकिन बाद में हो सकता है कोई गड़बड़ी मिले तो बिगड़ जाए काम,
है ना। और ये इंसान यूरी भाई, इनके तो मल्टीपल जगहों पे अकाउंट्स खुल रखे हैं। फिर एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, हम सबके प्यारे ये दोनों लोग, है ना। एक काल्पनिक एक कपल है, डिल्यूजनल एक कपल है जिसका नाम है वरुण अंशका, है ना। तो ये जो है ना, मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, लिमिटेड, रीजनेबल और एब्सोल्यूट एश्योरेंस के। एग्जाम में ये लिख के नहीं आनी, जस्ट एक फन एनालॉजी मैंने लगाई ताकि थोड़ा सा आपको वो क्लिक हो एकदम से। चलो, तो भैया एक शब्द मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिमिटेड अश्योरेंस के लिए एक और शब्द इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस, ठीक है। अब कहीं कहीं पे रिपोर्ट्स में वो मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस इस्तेमाल कर देते हैं, कहीं कहीं पे लिमिटेड अश्योरेंस इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। तो इतनी बात क्लिक हो गई हमको कि सर मैं जब रिव्यू परफॉर्म करूंगा तो रिव्यू परफॉर्म करते वक्त मैं क्या दूंगा, मैं लिमिटेड अश्योरेंस दूंगा रिव्यू करते वक्त, ठीक है। अब जरा मेरी एक बात सुनना, अब जरा मेरी एक बात सुनना। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे ना, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन ने कहा था कि भैया आप अनऑडिटेड या ऑडिटेड क्वार्टरली एफएस फाइल करो 45 दिन के अंदर। और जब अनऑडिटेड बोलता है ना, उसका मतलब होता है रिव्यू परफॉर्म करवा के करो। और उस रिव्यू को, वो जो रिव्यू है ना, वो रिव्यू में हम क्या देते हैं, लिमिटेड अश्योरेंस देते हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं, क्या मैं ऐसा बोल दूं कि भैया जो वो रिव्यू है ना, वो लिमिटेड रिव्यू है। कैसा है, लिमिटेड रिव्यू, ताकि टाइटल से ही लोगों को समझे, या भाषा में जब मैं लिमिटेड रिव्यू लिखूं तो लोगों को ये समझना चाहिए कि यहाँ पे ऑडिट परफॉर्म नहीं किया है, यहाँ पे मैंने लिमिटेड रिव्यू परफॉर्म किया और इस पर मैंने लिमिटेड अश्योरेंस दिया है, ठीक है जी। मेरे पास एक रिपोर्ट है, ये देखो ग्रो का ही हम देख रहे थे ना, यहाँ पे देखो ये BSR का रिव्यू रिपोर्ट है जो कि इन्होंने किसके लिए, ग्रो के क्वार्टरली एफएस के लिए बनाया था। उसमें देखो उन्होंने एक शब्द क्या लिखा है यहाँ पे, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ऑन अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ ऐसे फलाना फलाना, वो जो कंपनी का नाम है ना। तो इस टाइप की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट ही आपको दिखा दिया क्या मैंने, लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट, ठीक है जी। इतनी बात समझ गए आपको। चलो, तो दोस्तों अब मुद्दा ये है, अब मुद्दा ये है कि हमारे सिलेबस में क्या है। देखो, सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मैं बात आप सभी से करने वाला हूं, है ना। अच्छा, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात करूं तो जैसे आईसीएआई ने ऑडिटिंग करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाए थे, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, उसी प्रकार से ये जो शब्द है रिव्यू, रिव्यू करने के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए, है ना। उन स्टैंडर्ड्स को आईसीएआई ने प्यार से बोला स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ये बोला आईसीएआई ने उनको प्यार से, ठीक है। अच्छा सर, कितने, इनको अगर मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँ तो इनको कहा जाता है SRE, ठीक है जी। अब देखिए 2 SREs हैं, 2 ही हैं, एक है SRE 2400 और दूसरा वाला है SRE 2410। ये 2 तरीके के स्टैंडर्ड है, SRE 2400 और SRE 2410, कूल। अब देखिए इनके कुछ नाम है ना। SRE 2400 जो है दोस्तों, SRE 2400 बात करता है ऐसे रिव्यू एंगेजमेंट्स की जहां पर मैं किसकी बात कर रहा हूं, एनीवेज हमने पहले ये चीज पढ़ लिया है, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की बात होती है। तो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की रिव्यू की बात कौन करता है, SRE 2400। अच्छा, फिर 2410 क्यों है सर, आते हैं उस पर भी, उस पर भी आते हैं, ठीक है। अब जो अगले 10 मिनट हम एक बात करेंगे ना, उसमें मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वो कॉन्सेप्ट कोई नहीं बताता है और बच्चे अक्सर उसको मिस कर जाते हैं, है ना। और फिर आईसीएआई ने उस पर खेल लिया नवंबर 24 में, बताऊंगा कैसे। अब SRE 2410 है ना, ये भी रिव्यू की ही बात करता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है, ये बात करता है इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की, किसकी, इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। और सवाल आपके जहन में अब ये उठेगा कि सर इंटरिम मतलब क्या, इंटरिम मतलब 1 साल से छोटा, 1 साल से छोटा, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअल हो, कोई भी हो, ठीक है। 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 3 महीने का हो, अरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 9 महीने का हो, 1 साल से छोटा है ना,
उसको मैं बोलूंगा इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात 2410 में होती है, और नॉर्मल हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होता है उसकी बात यहाँ पे 2400 की यहाँ पे होती है। ठीक है, अच्छा सर ये दो स्टैंडर्ड क्यों बनाए, अलग अलग क्यों बनाए, इनका कारण है। देखिए दोस्तों, मैं आपको दो शब्द बताना चाहता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शब्द है प्रैक्टिशनर, और दूसरा शब्द है क्या, दूसरा शब्द है ऑडिटर। SRE 2400 में उस शब्द जो इस्तेमाल करता है उस शब्द का डिस्क्रिप्शन है प्रैक्टिशनर, और 2410 में शब्द का वो इस्तेमाल करता है उसका डिस्क्रिप्शन है ऑडिटर। प्रैक्टिशनर, ऑडिटर, ये दोनों सर अलग अलग होते हैं क्या? हाँ ये अलग अलग होते हैं, दोनों भी सीएस होते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। कैसे? ये दो अलग अलग नाम इस्तेमाल क्यों किए सर, जब वो सीए ही है, दोनों भी रिव्यू परफॉर्म करने वाले हैं। बताता हूं दोस्तों, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन आपने देखा, ठीक है। सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में कहते हैं कि भैया आप जो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट बना के फाइल करने वाले हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप बनाओगे क्वार्टरली वाले, उन पर जो लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट रहेगा वो रिव्यू आपको आपके अपने ऑडिटर से करवाना पड़ेगा। और ऑडिटर मतलब क्या, जो मेरे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ऑडिट करता हो उसको मैं ऑडिटर बोलता हूं, और वही ऑडिटर मेरा जब रिव्यू करेगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं रिव्यूअर बोल दूंगा। लेकिन सिंस वो मेरा ऑडिटर भी है तो 2410 में उसको मैं ऑडिटर बोलूंगा। तो सिंपल सा मतलब समझ रहा है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, कि जब सेबी एलओडीआर जैसी रेगुलेशंस की बात आती है जहां पे लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट बनाना पड़ता है, वहां पर बोलते हैं कि वो आपको ऑडिटर से ही करवाना पड़ेगा। सेबी रेगुलेशन से सब बोलते हैं कि वो ऑडिटर से ही करवाना पड़ेगा। इसी वजह से 2410 में शब्द ऑडिटर लिखा गया, बिकॉज ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली उसी रिक्वायरमेंट के लिए बनाया गया है कि जब ऑडिटर रिव्यू कर रहा हो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन तब SRE 2410 लगेगा। इतना समझ गए? अच्छा, फिर तो आपको ये क्लियर ही हो गया होगा प्रैक्टिशनर क्यों। जब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू एक कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा हो जिसका कंपनी से कोई भी लेना देना नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑडिट, तो उस केस में उसको मैं प्रैक्टिशनर बोलूंगा। तो जहां पर भी क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिशनर दिखेगा समझ लेना SRE 2400 लगाना है, जहां भी आपको ऑडिटर दिखेगा वहां पर आपको SRE 2410 लगाना है। समझ गया क्या? अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट सुनो, ठीक है, एक और बात सुनो मेरी दोस्तों। अब सवाल ये उठ सकता है कि सर सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के अलावा भी कभी जरूरत पड़ सकती है क्या रिव्यू की? बिल्कुल पड़ सकती है। एक बैंक से लोन चाहिए, ठीक है, मैंने बैंक को फ़ोन किया, वहाँ से एक जो RM होता है ना, उन्होंने उठाया, बड़ी मीठी आवाज़ थी उनकी। मैंने कहा था मैम मुझको लोन चाहिए, मैं एक कंपनी हूँ, मैं एक कंपनी का ऐसा CEO हूँ। मैंने कॉल किया, मैम मुझे एक लोन चाहिए, आप देंगे क्या लोन? मैडम ने कहा हाँ देंगे ना सर, बताइए कितने का लोन चाहिए? मैंने कहा 10 करोड़ चाहिए मुझको, 10 करोड़ का लोन चाहिए। अब मैडम बोलेंगी भाई तेरी औकात है क्या? मैंने कहा मैम आप अच्छे से बात करो मुझसे, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए। तो मैं कहती नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मानेंगे। हम कैसे मान लें? आप पहले बताओ कि आपको अगर हम 10 करोड़ का लोन दे दें तो आप चुका पाओगे कि नहीं? तो मैम मैं बोल रहा हूँ ना मैं चुका दूंगा। तो कहते नहीं नहीं नहीं, आप हमें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट ला के दो ऑडिटेड वाले। मैंने कहा मैम मैं गरीब आदमी हूँ, अभी तक मेरे कंपनी को स्टार्ट हुए 6 महीने हुए हैं, मैंने ऑडिट तो अभी तक कराया नहीं है, तो मेरे पास 6 महीने तक के FS है सिर्फ। तो कहते कोई बात नहीं, चलो आपके लिए मैं थोड़ा सा छूट दे देती हूँ, एक काम करो सर आप 6 महीने का रिव्यू करवा के दे दो हमको, ऑडिट मत करवाओ, रिव्यू करवाओ। क्यों? क्योंकि अब मुझे 7 दिन के अंदर सर FS फाइल करने पड़ेंगे, बैंक मैनेजर को दिखाने पड़ेंगे, उसके बेस पर फिर वो आपका लोन अप्रूव करेंगे। अच्छा, तो मैंने बोला ठीक है मैं रिव्यू करवा दूंगा, ऑडिट नहीं करवाऊंगा, मैं रिव्यू करवाऊंगा, है ना। क्या यहाँ पे कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी ने आके मुझको बोला कि भैया तुम रिव्यू कराओ? नहीं बोला, लेकिन स्टिल मुझे रिव्यू करवाना है, और मेरा तो ऑडिट अभी भी हुआ नहीं है, मैं छोटी सी कंपनी हूँ, मैं छोटी सी कंपनी, या फिर मान लो सोल प्रोवाइडर हूँ, ये मान लो, मैंने ऑडिट नहीं करवाना है, तो मैं क्या एक नॉर्मल CA के पास जाऊंगा, उससे बोलूंगा मेरे FS को क्या करो आप रिव्यू करो? तो एक बात बताओ, वो क्या हो जाएगा मेरा? 1 साल से छोटा FS है क्या? 1 साल से छोटा FS है क्या? हाँ सर 1 साल से छोटा FS है। तो वो जो इंटरिम FS होगा ना, अगर उसको अदर देन ऑडिटर कोई रिव्यू करेगा तो क्या उस पे
SRE 2410 लगेगा या SRE 2400 लगेगा? सर उस पर SRE 2400 ही लगेगा, भले ही टाइटल बात ना करता हो कि भैया इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लेकिन स्टिल वो यहाँ पे कवर होगा। इतनी बात आप समझ गए क्या? ठीक है सर, इतनी बात हम समझ गए, ठीक है। लेकिन जब बात ऑडिटर की आएगी तो 2410 ही आपको लगाना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रख सकते हैं क्या कि भैया यहाँ पे इंटरिम एफएस कवर्ड है अगर वो अदर देन ऑडिटर से रिव्यू करवाया हो तो, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता रिव्यू करवाना, लेकिन स्टिल करवाते हैं। LLP को देख लो, पार्टनरशिप में देख लो, यहाँ पे लिमिट्स होते हैं एक कि उस लिमिट को एक्सीड करा तभी आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, वरना नहीं करवाना पड़ेगा। तो LLP वगैरह अपना रिव्यू करवाते हैं बिकॉज वो पार्टनरशिप रहती है, वो प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए इनको अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लियर रखना पड़ता है। तो ये लोग रिव्यू करवा लेते हैं एज कम्पेयर टू ऑडिट, बिकॉज कॉस्ट भी कम आती है, समय भी कम लगता है, कंप्लाइंसेस भी कम है, तो उस केस में वो रिव्यू करवा के रखते हैं, ठीक है, जब तक उनकी लिमिट एक्सीड नहीं होती, वो ऑडिट की जो लिमिट है ना। तो उस केसेस में फिर ये स्टैंडर्ड काम में आता है SRE 2400। इस कॉन्सेप्ट को आप प्लीज़ ध्यान रखें। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज इस पे ICAI ने टेस्ट कर रखा है पास्ट में भी, और वापस से कर सकते हैं इस वजह से। जब हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा। इतनी बात से आप सहमत हैं क्या मेरी? ठीक है, चलो तो भैया अब बढ़ जाते हैं हमारे स्टैंडर्ड पे। अब हम स्टैंडर्ड पे बढ़े अपने, ठीक है जी। उससे पहले मैं बस बोलना चाहता हूँ कि जो सब भी हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है, इसको एक बार अगर आपने लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो थोड़ा सा याद करने का, रिकॉल करने की कोशिश करो, और इसको ध्यान में रखना जब हम अगले स्टैंडर्ड को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए, पॉज करके करना है तो वैसे कर लो, अदरवाइज आगे हम देख सकते हैं। चलो तो भैया अब हम बात करेंगे SRE 2400 की। ग्रंथ में अगर आप देखें तो चैप्टर नंबर 11 इसकी बात करता है, तो हमको जाना है कहाँ पर जी? चैप्टर नंबर 11 पर, रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। हाँ जी, आ जाइए। रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की मैं आप सभी से बात करूंगा, ठीक है। तो एक बात मुझे बताओ, मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक बात बोली थी, क्या जो रिव्यू होता है, रिव्यू लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है क्या? हाँ सर, रिव्यू क्या होती है? लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेट होती है। वो हमने देखा क्या? हाँ देखा, लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट हम ऊपर ही देख के आए। और रिव्यू किसका मैं परफॉर्म करता हूँ? मैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू परफॉर्म करता हूँ। तो रिव्यू एंगेजमेंट्स आर लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट्स एंड दे आर अश्योरेंस एंगेजमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का रिव्यू। इतनी बात समझ गए। लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट मैंने क्या बोला था कि भैया रिस्क को हम कम करने की कोशिश करते हैं, रिस्क इज reduced to an acceptable level in the circumstances। उन सर्कमस्टेंसेज में जो एक्सेप्टेबल लेवल तक मैं रिस्क को कम कर सकता हूं उतना मैं कम करूंगा, लेकिन उसमें रिस्क विल always be there, the risk present will always be greater than, will always be higher than reasonable assurance engagements, ठीक है। limited assurance engagement provide lower level of assurance than audit engagement, ठीक है। these type of review engagement जो होते हैं वो ऑडिट एंगेजमेंट से लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल करते हैं। बिकॉज क्यों ऐसा क्यों? मैंने आपको एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले, याद है क्या? वो हेड काउंट रिको वाला, पेरोल एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस हम कर रहे थे। तो ऑडिट में हमने एंड टू एंड सब कुछ देखा था, रिव्यू में सिर्फ मैंने 2-3 चीजें ऊपर से देखी थी और खत्म कर दिया था बात को। तो बोला कि लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस इसलिए होता है बिकॉज इन रिव्यू इन लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट वी परफॉर्म व्हाट? फ्यूअर प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं, और उसके बेस पर हमको क्या मिलता है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। ना, यही गलती करोगे आप। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन। इतनी बात अब समझ गए क्या? हाँ। अब ऊपर हमने एक और बात देखी थी क्या? वही पेरोल वाला एग्जाम्पल मैंने क्या आपको दिया था, उस पेरोल वाले एग्जाम्पल में ऑडिट का भी एग्जाम्पल दिया मैंने, रिव्यू का भी एग्जाम्पल दिया मैंने। तो भैया लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस जो है, Why is it different from audit? क्योंकि देखो भाई, ऑडिट और रिव्यू में अंतर होता है। क्या अंतर है? ऑडिट करते वक्त मैं एंड टू एंड सब कुछ देख रहा था, हाँ सर, एक्सटेंसिव प्रोसेस परफॉर्म कर रहा था, मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स भी करता हूं, सब्सटेंटिव प्रोसेस परफॉर्म करता हूं, है ना। और इससे मुझे क्या ऑब्टेन होता है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन होता है। और दूसरे हाथ पे रिव्यू में क्या रहता है? फ्यूअर प्रोसेस रहते हैं, प्राइमरीली कौन से? इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसेस। अब ध्यान रखना, इस पे ICAI 5 मार्क्स का सवाल पूछेगा, बिकॉज ये मेन टॉपिक है स्टैंडर्ड्स का आने वाले।
ऑडिट में क्या करते हैं, एक्सटेंसिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं सर। वी कैन ऑल्सो परफॉर्म टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, अलॉन्ग विद दैट वी ऑल्सो परफॉर्म टेस्ट ऑफ डिटेल्स। कौन से वाले, सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स टू ऑब्टेन व्हाट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इन केस ऑफ रिव्यू व्हाट डू वी डू सर, हम करते हैं भैया फ्यूअर प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स व्हाट, इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसेस टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू ड्रॉ व्हाट, टू ड्रॉ लिमिटेड कंक्लूजन्स, लिमिटेड कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। अब दोस्तों ऑडिट में हम देते हैं क्या, ओपिनियन, और रिव्यू में हम देते हैं क्या, कंक्लूजन। और जो ओपिनियन होता है ना ऑडिट का, वो होता है पॉजिटिवली वर्डेड, और कंक्लूजन का जो होता है वो होता है नेगेटिवली वर्डेड। अब इन दोनों का मतलब क्या है सर, अच्छा देखो, ऑडिट में हम क्या लिखते थे, थोड़ा सा 700 में आपको रिपोर्ट दिखाया होगा सीए इंटर में, थोड़ा सा उसको याद करने की कोशिश करो। वहां पे क्या बोलते थे कि भैया जो भी बेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो भी एक्सप्लेनेशंस आर गिवन टू अस, बेस्ड ऑन दैट हम क्या बोलते थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड सो एंड सो एंड सो, ऐसा लिखते थे क्या, हाँ सर लिखते थे। लेकिन अगर मैं आपसे रिव्यू की बात करूं ना, वहां पे जो कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन पैराग्राफ, वो नेगेटिवली वर्डेड होता है। वापस से एक बार मेरे साथ इस रिपोर्ट पर आओ, देखिए जी ये भाई लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दिखा रहा हूँ क्या मैं आपको, हाँ लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर नीचे आ जाओ जरा सा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पढ़ेंगे इस लाइन को मेरे साथ। बेस्ड ऑन आर रिव्यू कंडक्टेड एज अबव, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट अकम्पनाइंग स्टेटमेंट prepared in accordance with recognition measurement principle laid down so and so at the Ind AS has not disclosed the information required to be disclosed, और so and so जो भी अपना एलओडीआर के रेगुलेशंस है वो यहाँ पे डाल के लिख रखा है कि भैया नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वजह से हमको लगे कि अकम्पनाइंग स्टेटमेंट जो है ना वो प्रिपेयर नहीं हुए हैं एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, और दैट दे कंटेन एनी मटेरियल स्टेटमेंट, ये देखो लास्ट में, और दैट दे कंटेन एनी मटेरियल स्टेटमेंट, हमको ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता हो, ठीक है। तो यहाँ बोलते हैं हमको ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी वजह से हमको लगता हो कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। अब जो ये पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ हमारे रिपोर्टिंग वाले पार्ट में आएगा, वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे। मैंने सिर्फ अभी आपको नेगेटिव वर्डिंग दिखाने के लिए इसको रीड करवाया। तो ये होती है नेगेटिव वर्डिंग, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सा बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक लैंग्वेज इस्तेमाल करके बोला जाता है। तो सर जो अभी आपने पढ़ा है ये कहाँ लिखा है, एक बार मेरे साथ ग्रंथ पे आ जाओ, याद करो वो चार्ट, याद करो वो बातें जो अभी मैं इतनी देर से, आधे घंटे 45 मिनट से आप सभी से कर रहा हूँ। रिव्यू इज अ limited assurance engagement, limited assurance engagement is a lower level of assurance than what, then reasonable assurance engagement, जहां पे क्या रहता है, risk is greater than reasonable assurance engagement। अच्छा क्या लिमिटेड अश्योरेंस में मेरी रिस्क कम होती है, हाँ होती है। लिमिटेड अश्योरेंस में एंगेजमेंट रिस्क इज रिड्यूस टू अ लेवल दैट इज एक्सेप्टेबल इन द सर्कमस्टेंसेस, बट वेयर रिस्क इज ग्रेटर देन रीजनेबल अश्योरेंस। अच्छा इतनी बात समझ गए क्या। और मैंने एक बात और बोली थी, लिमिटेड अश्योरेंस प्रोवाइड्स लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस देन ऑडिट। ऐसा क्यों होता था, बिकॉज वहां पे फ्यूअर प्रोसेस परफॉर्म करते थे टू ऑब्टेन व्हाट, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, नहीं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच लिमिटेड कंक्लूजन्स आर ड्रॉन। इतनी बात समझ गई क्या, ठीक है। और रिव्यू के बारे में क्या बोला था, इट इज रिलेटेड टू एफएस प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो ऊपर वाला एरो जो हमने चार्ट में बनाया था। तो ये बात मैंने उस पैराग्राफ की आपसे कर ली। इतनी बात समझे क्या, इसको वापस से बोलो, वापस से बोलेंगे। रिव्यूज आ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, इतनी बात समझ गई। लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट इज अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन रीजनल एश्योरेंस, और उसमें क्या होता है कि लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड करता है देन ऑडिट। अच्छा रिस्क ज्यादा रहती है या रिस्क कम रहती है, रिस्क इज लोअर एज कंपेयर टू रिस्क इज हायर एज कंपेयर टू रीजनेबल अश्योरेंस। इतना समझा। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द फ्यूअर प्रोसीजर्स। प्राइमरीली कौन से होते हैं, वो इंक्वायरी होता है, एनालिटिकल प्रोसीजर होता है, या अदर रिव्यू प्रोसेस एज रिक्वायर्ड। इतनी बात समझ गई क्या, ठीक है। ये सब बातें इस पैराग्राफ में लिखी हुई हैं। उसके बाद हमने देखा डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड रिव्यू। तो भैया ऑडिट क्या प्रोवाइड करता है, ऑडिट प्रोवाइड्स रीजनल एश्योरेंस, रिव्यू का प्रोवाइड करता है लिमिटेड एश्योरेंस। ऑडिट में क्या करते हैं, एक्सटेंसिव और एलिजिबिलिटी प्रोसेस परफॉर्म करते हैं क्या, हाँ क्या होता है उसमें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स होता है सर, और सब्सटेंटिव प्रोसेस होते हैं। और उससे मुझको क्या मिलता था, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलता था। और कौन सा ओपिनियन देता था मैं यहाँ पे पॉजिटिवली वर्डेड ओपिनियन देता था। ऑन द अदर हैंड रिव्यू में हम क्या करते थे, लिमिटेड एश्योरेंस तो देते थे, क्यों, बिकॉज हम इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसेस अकेला परफॉर्म करते हैं प्राइमरीली।
ठीक है। उसके बाद लिमिटेड कंक्लूजन आते हैं क्या, बेस्ड ऑन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, हाँ। और यहाँ पे जो कंक्लूजन की वर्डिंग होती है वो कैसी होती है जी, नेगेटिव वर्डिंग होती है, नेगेटिवली वर्डेड होता है इसका कंक्लूजन। ये मैंने आपको बातों बातों में ये दो चीज़ें याद करवा दी, ठीक है। अब इसको आप अपने हाथों से ना प्रॉपरली लिख सकते हो अगर आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिया गया तो, लेकिन ICAI इतना सीधा नहीं है कि वो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, बट स्टिल हमें याद है। चलो, एक्चुअली क्या है, स्टैंडर्ड भी नया नया डाला है ना, और ये स्टैंडर्ड रिसेंट में रिवाइज भी हुए थे, तो उस वजह से इससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी इनके पास फ्रेम्ड है नहीं। तो ये क्या करते हैं ना, हर अटैम्प्ट में एक क्वेश्चन तो पूछते ही हैं, तो वो हर अटैम्प्ट में ना एक नया क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है। तो जितने भी हमने यहाँ पे टॉपिक्स कवर किए ना, इनमें सभी 2-4 टॉपिक्स इनके बारे में सवाल पूछे हैं, बाकी जो 10-15 कॉन्सेप्ट और बचे हैं ना, उनके बारे में अभी तक सवाल नहीं पूछे, तो वो कहीं से भी पूछेंगे। इस वजह से हमारी ड्यूटी है, और मैं तो रिस्क लेता ही नहीं हूँ, तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करवाता हूँ, ठीक है। चलो, इतनी बात समझ गई क्या? चले अब आ जाओ ज़रा आगे मेरे साथ। SRE 2400। सर बहुत देर हो गई, अब आके हम स्टैंडर्ड पे आए। जी हाँ, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? SRE 2400 engagements to review historical financial statement. Engagements to review what? Engagements to review historical फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब जरा स्क्रीन पे मत देखो, मेरे साथ आओ। ऐसे 200 आपको याद है क्या? ऐसे 200 ऑडिट की बात करता है, ऑडिट का ऑब्जेक्टिव बताता है, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, और ऑडिट कैसे होना चाहिए, इट शुड बी कंडक्टेड एज पर द एसेस। इसके बारे में बात कौन करता है हमसे? ऐसे 200। सिमिलर वे में SRE 2400 भी ना ऑब्जेक्टिव देता है, किसका? रिव्यू एंगेजमेंट्स का ऑब्जेक्टिव देता है। अच्छा, क्या मैं ऐसे 200 में ऐसा बोलता था दैट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर इज टू ऑब्टेन व्हाट? इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। क्या ऑब्टेन करने का होता था? रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करने का होता था। और यहां की अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? रिव्यू में क्या होता है? लिमिटेड एश्योरेंस होता है। तो यहां पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इज टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस। और वहां पे मैं क्या करता था? मैं ऑब्टेन करता था सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स। और यहां पे मैं क्या करता हूं? यहां पे मैं परफॉर्म क्या करता हूं? सिर्फ इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, सिर्फ इन दो चीजों को परफॉर्म करता हूं क्या? हाँ सर, इन दोनों चीजों को हम परफॉर्म करते हैं। और इन दोनों चीजों के चलते, इन ऑडिट प्रोसेस को परफॉर्म करके मैं क्या पता लगाना चाहता हूं? दैट विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ऐसा कहां बोलते हैं? ऐसे 200 में बोलते हैं। लेकिन SRE 2400 में बोलते हैं विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन कंक्लूजन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी तक बात इतनी क्लियर है क्या? सेम ऐसे 200 जैसा है, बस लिमिटेड एश्योरेंस चेंज है यहाँ पे। इतनी बात समझ गई आपको? हाँ सर। और प्रोसीजर चेंज है। कौन कौन से आते हैं? इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर आते हैं। अब यहाँ पे जो मैं कंक्लूजन एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ ना, वो कंक्लूजन कैसा रहता है? नेगेटिवली वर्डेड। और हमें देखना पड़ता है वेदर एनीथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, क्या हमारी नजरों में ऐसा कुछ आया है काम करते वक्त जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता हो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, ठीक है। तो हमारे नजरों में ऐसा कुछ आया है कि जिसकी वजह से हमको लगता है। बट ऑडिट में क्या बोलते थे? ऑडिट में बोलते थे कि भैया तुमको तो एक्सप्रेस करना ही है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू और प्रेजेंट फेयरली एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। वहां तो बोलना ही पड़ता था हाँ भाई कर रहे हैं वो। बट यहाँ पे क्या बोलते हैं? हमको ऐसा कुछ नहीं मिला जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता हो कि भैया प्रिपेयर नहीं हुए अच्छे से। इतनी बात आपको समझिएगा मेरी, ठीक है। चलो एक बार मेरे साथ यहाँ पे आप चार्ट्स पे आएंगे और देखो यहाँ पे मैंने कुछ बातें लिखी हैं। क्या लिखा है जी यहाँ पे? ऑब्जेक्टिव क्या है भैया? ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस थ्रू व्हाट? थ्रू इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसेस that FS as a whole are free from material misstatement, to express a conclusion that whether anything has come to his attention that causes him to believe that FS are not prepared as per the financial reporting framework। और दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव भी होता था क्या? ऐसे 200 में क्या होता था? टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कम्युनिकेट द सेम एज पर द रिस्पेक्टिव स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ऐसा बोलते थे क्या? सेम यहाँ पे टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल एंड कम्युनिकेट एज पर द स्टैंडर्ड। कौन सा स्टैंडर्ड? ये स्टैंडर्ड अभी हम जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी रिपोर्ट करना है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल पर, और उसको कम्युनिकेट भी करना है। सर ये सब बातें कहाँ पे लिखी है? आ जाओ यहाँ पे। बच्चों रीड मत करना। अरे बच्चों नहीं, सॉरी, बंधुओं, दोस्तों, अपन तो फाइनल में है ना। हाँ सॉरी। ऑब्जेक्टिव इज टू
ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस, कैसे? बाय परफॉर्मिंग इंक्वायरी एंड परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, किस बारे में? दैट अबाउट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, और साइड में क्या बोला था? टू एक्सप्रेस अ ओपिनियन, गलत, टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन ऑन वेदर एनीथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, anything has come to our attention that causes us to believe that FSR not prepared in accordance with the applicable financial reporting framework. और दूसरा वाला कौन सा था? is to report on the FS as a whole and communicate as required by this SRE. चलो इस पे मत देखो, मुझे वापस से मेरे साथ साथ बोलने की कोशिश करो। बोलना अगर बैठ के, अगर बिस्तर में बैठ के सो रहे हो ना तो दिक्कत हो, फेल हो जाओगे। बोलो मेरे साथ, चार्ट को याद करो, क्या बोला था? SRE 2400 का ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू ऑब्टेन लिमिटेड एश्योरेंस बाय परफॉर्मिंग व्हाट? बाय परफॉर्मिंग इंक्वायरी एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स विद अ व्यू टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन दैट एफएस एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्या बोलेंगे? हमको क्या एक्सप्रेस करना है? कंक्लूजन एक्सप्रेस करना है। किस बारे में? किस बारे में कंक्लूजन एक्सप्रेस करना है? दैट वेदर एनीथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल स्टेटमेंट, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। समझिए इतनी बात। और दूसरा वाला ऑब्जेक्टिव क्या था? इज टू रिपोर्ट ऑन द एफएस एज अ होल एंड कम्युनिकेट एज रिक्वायर्ड बाय दिस पर्टिकुलर एसआरई स्टैंडर्ड। ये वाला है, इसके लिए और स्टैंडर्ड्स नहीं है अलग अलग। ऑडिट में तो होते हैं वो 260 265 होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे बोलता है कि ये जो स्टैंडर्ड है इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए क्या आप मेरी? ठीक है, चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पे ऑब्जेक्टिव, अभी आपको दिख रहा है। ठीक है भाई, तो नेगेटिव वर्डिंग समझ गए क्या? और यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? यहाँ पे हम करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि भैया हमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिसकी वजह से हमको ऐसा लगता हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, चलो इतनी बात समझ गए क्या? ये याद भी हो गई कि आपको? आंसर हो गए। अगर कभी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाए सवाल कि भैया वो क्या आप करेंगे, एक मेन टॉपिक आपको, उनको कुछ कॉन्सेप्ट टेस्ट आपका करना होगा, उससे पहले वो एक क्वेश्चन में एक लाइन और ऐड करेंगे, मेंशन एस पर एस यू आर द प्रैक्टिशनर, यू आर परफॉर्मिंग अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, ये पूछेंगे एंड एंड करके दूसरा सवाल पूछेंगे। तो जब ऑब्जेक्टिव्स पूछा जाए ना, तो जो 2 पॉइंट्स अभी हमने देखा ना, ये दोनों भी पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं। डिक्टो ऐसे ही वर्डिंग में लिखने हैं नहीं, इस द और जो भी बीच में आया वो आप चेंज कर सकते हो, मतलब सेम निकलना चाहिए। और जो कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट करे ना, ये कीवर्ड्स वहाँ पे मेंशन होने चाहिए, जो कि हमने यहाँ पे इस चार्ट में भी लिखे हैं। ये कीवर्ड्स आपके दिखने चाहिए कॉपी में। ठीक है, चलो इतनी बात समझिएगा। ओके, अब ज़रा आगे बढ़ जाए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक ज़रा हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, और उस ब्रेक के बाद आके हम अपने अच्छे टॉपिक का स्टार्ट करेंगे SRE 2400 के अंदर का एक अच्छा सा टॉपिक। ठीक है, चलिए लेट्स टेक अ ब्रेक एंड आई विल मीट यू आफ्टर दैट।
चलिए कर ले शुरू वापस से। कम ऑन गाइस, आई वॉन्ट योर काइंड अटेंशन नाउ। चलो अच्छा टॉपिक शुरू करेंगे, है ना। आप मेरे साथ किताब में आ जाइए, टॉपिक एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस पे। अभी बुक में नहीं देखेंगे, सबसे पहले मुझे सुनेंगे, उसके बाद हम बुक पे जाएंगे। बुक पे देखने की ज़रूरत नहीं है यार, वो मैं करवा दूंगा यार, टेंशन मत लो, मुझे सुन लो, है ना। बुक तो आपके पास रहने वाली है, मैं चला जाऊंगा, मैं बिछड़ जाऊंगा। आपने सीए इंटर में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 210 देखा होगा, है ना। ऐसे 210 में कुछ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होते थे, ऐसा सुना है क्या आपने? हाँ, वो सब चीज़ें तो देखनी ही होती हैं, है ना। और वो सब चीज़ें भी किसका पार्ट होती हैं? एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस का पार्ट होती हैं। उसके अलावा ऐसे 210 में प्री कंडीशंस की भी बात करता था क्या? हाँ, वो भी बात करता था, वो भी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस के अंदर आती है। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस एक ब्रॉड अम्ब्रेला है। एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस में सिंपल सी चीज़ वो देखना ये चाहते हैं, कौन? रिव्यूअर ये देखना चाहता है, प्रैक्टिशनर ये देखना चाहता है। क्या देखना चाहता है प्रैक्टिशनर? कि भैया जो ये एंगेजमेंट मेरे पास आ रही है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट जो मेरे पास है, उसको मैं अभी तक करता था, इस साल वापस से मुझे करना है, उसको मैं क्या कहता हूँ? कंटिन्यूएंस करना है कि नहीं। या फिर कोई नया एंगेजमेंट मेरे पास आ रहा है, उसको मुझे उस एंगेजमेंट को मुझे एक्सेप्ट करना है या नहीं। ये जो दोनों भी चीज़ें हैं ना, ये दोनों भी चीज़ें जो प्रोसेस होती है ना, ये प्रिलिमिनरी प्रोसेस में आती है, जो कि आपको एंगेजमेंट के पहले कर लेनी चाहिए। अपॉइंटमेंट जो आपका एंगेजमेंट लेटर होता है ना, उसको भेजने से पहले ही कर लेनी चाहिए कि भैया हम पहले सतर्क रहना चाहते हैं कि तुमने कोई गलत काम तो करके नहीं रखा। ये सब बातें पहले मुझे देखनी होती हैं। तो उसके ऊपर एक टॉपिक है एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस का। अब मेरी बातों को ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बोलूँगा, वो आप ध्यान रखना, बाद में हम इसको लिख लेंगे। एक बात बोलो, मान लीजिए एक कंपनी मेरे पास आती है, एक कंपनी मेरे पास आती है, और वो कंपनी कहती है कि भैया हमें आपसे क्या करवाना है? रिव्यू करवाना है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। क्या करवाना है हमको? रिव्यू करवाना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो हमने कहा ठीक है, आप करवा लीजिए रिव्यू, आप रिव्यू करवा लीजिए। लेकिन हमने बोला देखो भाई, हमने ना सागर सर से पढ़ा है, उन्होंने हमें बताया था क्लास में कि इंक्वायरी करनी पड़ती है, एनालिटिकल प्रोसीजर करना पड़ता है, और मुझे इंक्वायरी करने के लिए आपके ऑफिस में जितने भी लोग मौजूद हैं उन सबसे बात करनी पड़ेगी, उन सबसे बात करनी पड़ेगी। अब अगर मैनेजमेंट इस चीज़ पर मुकर जाए, ओके सागर भाई, सॉरी आपका जो भी नाम है ना, मैं थोड़ी ना वहाँ पे पिक्चर में हूँ, उन्होंने देखो प्रैक्टिशनर साहब, हम आपको सबसे बातें नहीं करने देंगे, आप सिर्फ हमसे बात करेंगे, और हमारे ऑफिस में जो 2-4 लोग बैठे हैं मेरे केबिन में, आप उनसे बात करेंगे, है ना। उसके अलावा मैं आपको किसी से भी बात नहीं करने दूंगा। सेल्स डिपार्टमेंट से बात नहीं करने दूंगा मैं आपको, फिक्स एसेट वाले डिपार्टमेंट से बात नहीं करने दूंगा मैं आपको, पेरोल वाले से मैं बात नहीं करने दूंगा आपको कोई भी नॉन फाइनेंशियल डेटा चाहिए हो एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने, बिकॉज मैं क्या परफॉर्म करने वाला हूँ? इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। वो डेटा भी हम आपको मौजूद नहीं कराएंगे, हम नहीं देंगे, और मुझे वो पहले से ही पता लग रहा है, बिकॉज मैनेजमेंट ऐसी बातें मुझसे कर रहा है। तो क्या मैं इसको बोल दूं ये लिमिटेशन लगा रहा है क्या मुझ पे? और ये सिग्निफिकेंट लिमिटेशन है, क्योंकि रिव्यू करने के लिए प्रोसीजर ही कौन से होते हैं? रिव्यू करने के लिए प्रोसीजर ही होते हैं, इंक्वायरी एनालिटिकल प्रोसीजर, और वही करने के लिए आप मुझ पे लिमिटेशन लगा दो, तो क्या मैं रिव्यू एंगेजमेंट परफॉर्म कर पाऊंगा? क्या नहीं कर पाऊंगा सर। अल्टीमेटली मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ेगा, तो बाद में डिस्क्लेमर देना पड़े ना, तुम अपना टाइम खोटी करो ना मैं अपना टाइम खोटी करता हूं, पहले से ही अलग हो जाओ, ठीक है। ये एक बात मैंने बताई। अच्छा एक बात बोलो, अब ये किसी प्रकार से कोशिश करते हैं आपके पास आके आपको बोलते हैं कि आप मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या कर दीजिए? रिव्यू कर दीजिए। मैंने पूछा पर्पस क्या है आपका, क्यों करवाना है आपको रिव्यू? तो बोले अरे वो हमने शार्क टैंक में जाके पिच किया था, तो वो हमें फंडिंग दे रहे हैं ना, उससे पहले वो चाहते हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो ना, वो करेक्शन मतलब करेक्ट है कि नहीं, उसके लिए वेरीफाई करवा के देखना चाहते हैं। तो जब कोई इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तुम्हारे कंपनी में डाल रहा है, इतना बड़ा फंडिंग तुमको दे रहा है, तो वेरिफिकेशन जब करवा रहा है, तो उसका सिंपल सा ये उद्देश्य है कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो नंबर आ रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो आप उसके कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स को देखोगे, या फिर जो टर्म शीट आती है उसको देखोगे, उस पर देख के पता करोगे कि आखिर में जो इन्वेस्टर है वो देखना क्या चाहता है। क्या वो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहता है, या फिर वो लोअर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस में ही मान जाएगा? अगर वो हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चाहता है ना, तो यहाँ पे मेरा नाम गलत तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो, कि भैया बोल देंगे हमने तो ऑर्डर से वेरीफाई करवाया है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो भरोसा करके पैसा डाल देंगे। तो इनएप्रोप्रिएट मैनर में या इलीगल मैनर में मेरा नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं ये, है ना। या फिर इसके अलावा लॉज एंड रेगुलेशन कहता है, लॉज एंड रेगुलेशन कहता है एलएलपी को कि आपका एक सर्टेन थ्रेशोल्ड अगर एक्सीड होता है तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, लेकिन एलएलपी कहता है नहीं हम तो रिव्यू करवाएंगे। तो लॉज एंड रेगुलेशन कह रहा है आप ऑडिट करवाओ, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं हम तो रिव्यू करवाएंगे। तो अगर ऐसी कोई बात हो जाए, ऐसी कोई बातें आपको पता चलती हैं, तो क्या आप रिव्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट करोगे? नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में आपको भी जेल के अंदर रखा जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि भैया रिव्यू एंगेजमेंट करवाते वक्त आपको सबसे पहले ये देखना है कि जो पर्पस है वो सही है कि नहीं। जिस पर्पस के लिए रिव्यू करवा रहे हैं वो पर्पस सही है या फिर नहीं है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं वो जो सही है कि नहीं पर्पस, उसके लिए एक अच्छा शब्द इस्तेमाल कर दूं क्या, रैशनल पर्पस, कि एक रैशनल पर्पस होना चाहिए क्या। अगर मुझको एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते वक्त रैशनल पर्पस नहीं दिखेगा तो क्या मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा? नहीं करूंगा। अच्छा एक बात बताओ, एक ऐसी एमआईसी कोई कंपनी है, ठीक है, एमआईसी कंपनी वो मेरे पास आती है, कहती है सर एक काम करो आप मेरा रिव्यू करो, आप प्रैक्टिशनर हो, आप सीए हो, आप तो करता धरता हो, आप एक काम करो आप मेरा रिव्यू करो, है ना। हमने पूछा क्यों रिव्यू कराना चाहते हो? कहते सर वो क्या है ना, हमारे यहाँ जो एफएस बनाते हैं ना सर, वो जो लोग हैं ना वो पागल है, वो हॉले है, वो ऐसे बीकॉम वाले हैं, उन लोग पे अकाउंट सही से बनते नहीं है, उन्हें एफएस बनाए हैं। तो अब मैं आपके पास भेज रहा हूँ, है ना, कि आप उसको रिव्यू कर दो, है ना, कुछ गलतियाँ हो तो आप हमको निकाल के बता दो, और उसके बेस पर फिर हम अपना आगे जो हमारा एफएस का इस्तेमाल है वो हम कर लेंगे। ऐसा काम हमसे करवाना चाहते हैं, ये बातें करवाना चाहते हैं। या फिर वो हमसे बोलते हैं कि सर वो क्या है ना, हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं उसमें अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो मेंटेन है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो मेंटेन है, लेकिन ये जो हमारे यहाँ काम करने वाले हैं ना, इन लोग को वो एफएस बनाना नहीं आ रहा उससे। तो मैं चाहता हूँ कि जितना बनाया है उतना आप देख लो, उतना आप रिव्यू कर लो, और उसमें जो जो ऐड करना हो और जो भी जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स से डेटा निकाल के उसमें डालना हो, एफएस में डिस्क्लोजर डालने हो, वो आप मुझे बता देना। तो आपको नहीं लगता कि ये रिव्यू नहीं करवाना चाहते, ये रिव्यू नहीं करवाना चाहते, वो पागल इंसान वो चाहता है कि मैं उसके एफएस बना दूं। तो एफएस बनाना है, मैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को कंपाइल कर रहा हूं, या फिर तुम पे अकाउंटिंग करते नहीं बन रही, तो मैं तुमको बता रहा हूं भैया ऐसे अकाउंटिंग नहीं करनी, सही से अकाउंटिंग करो, गलतियां बता रहा हूं। तो एक काम करो भैया, यहाँ पे जो रिव्यू एंगेजमेंट है ना, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। ये रिव्यू एंगेजमेंट नहीं, ये कोई और प्रकार की एंगेजमेंट हो जाएगी, जहां पे मैं बैठ के 3 महीने तुमको यही बताऊंगा कि एफएस कैसे बनाने हैं। और अगर ऐसा हो जाए जहाँ पे रिव्यू एंगेजमेंट के नाम पे वो आपसे कोई और काम करवाना चाहता हो, आप एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपने नहीं करना चाहिए। तो रैशनल पर्पस ना हो और एप्रोप्रिएट वजह ना हो आपके पास, रिव्यू एंगेजमेंट इज नॉट एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंस क्या है? हमारे यहाँ लोगों पे अकाउंटिंग करते नहीं आती, हमारे यहाँ लोगों पे एफएस बनाते नहीं आता। तो इस सर्कमस्टेंसेस ऐसे जहाँ पे रिव्यू एंगेजमेंट एप्रोप्रिएट नहीं है, आप एक काम करो, आप हमसे या तो कंपाइलेशन एंगेजमेंट करवा लो या फिर अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए हमें रख लो, तो हम कर देंगे आपका काम। इतनी बात समझ गए क्या? तो ऐसा जब केस आता है तो आपको सजेशन देने पड़ते हैं कि एक काम करो आप मुझसे ऑडिट, कंपाइलेशन या फिर अकाउंटिंग सर्विसेज करा लो। ये जस्ट एक एग्जांपल दिया मैंने। तो पहली बात ध्यान रखो, प्रैक्टिशनर अगर सेटिस्फाइड नहीं है कि रैशनल पर्पस है कि नहीं, प्रैक्टिशनर अगर पर्पस से सेटिस्फाइड नहीं है, उसको क्या चाहिए? पर्पस रैशनल होना चाहिए। इफ द प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड दैट द पर्पस ऑफ रिव्यू इज रैशनल, or the practitioner is not satisfied that the review engagement is appropriate in the circumstances, तब तक engagement accept करेगा क्या? नहीं करेगा। इतनी बात समझ गए क्या? समझ गए। अच्छा एक बात बताओ सर, हमने ऑडिट में देखा था कि इंडिपेंडेंस फॉलो करना पड़ता है, कंपनी लॉ में भी वो डिस्क्वालिफिकेशन बताता था, सेक्शन 140 141 कुछ तो डिस्क्वालिफिकेशन बताते हैं, वहां भी बोलता था कि भाई ऑडिटर का कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसके रिलेटिव का फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी हो, लिमिट्स दे रखे हैं, 1 लाख का फेस वैल्यू, 5 लाख का डेट, ऐसे कुछ लिमिट्स दे रखे हैं ना, वो ऑडिट के लिए है, कंपनीज के ऑडिट के लिए लिमिट दे रखे हैं कंपनीज एक्ट में। बट यहाँ पे भी इंडिपेंडेंस फॉलो करना पड़ेगा क्या रिव्यू में? हाँ जी, यहाँ पे भी जो एथिकल रिक्वायरमेंट्स है ना, अल्टीमेटली तुम हो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो कोड ऑफ एथिक्स तो तुमको फॉलो करने पड़ेंगे जो आईसीएआई ने बनाए, काउंसिल ने बनाए, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये थोड़ा थोड़ा पढ़ा है क्या? याद आ रहा है क्या इंटर का? हाँ सिलेबस में था, चैप्टर नंबर 11 वहाँ पे था, सीए फाइल में डिटेल में इनको पढ़ेंगे प्रोफेशनल एथिक्स में, लेकिन ये सब चीज़ें फॉलो करनी पड़ती हैं। तो क्या मैं ऐसा बोल दूँ कि एथिकल रिक्वायरमेंट से अगर मैं कंप्लाई नहीं कर पाऊंगा, मैं इंडिपेंडेंस से कंप्लाई नहीं कर पाऊंगा, तो क्या मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सर इंडिपेंडेंस कैसे चेक करेंगे? यहाँ से देखो जी, इंडिपेंडेंस सिर्फ कंपनी लॉ वाली नहीं, इथिक्स भी कहता है कि डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट ना हो, आपका कोई फैमिली क्लोज रिलेशनशिप ना हो, उनका बिजनेस रिलेशनशिप ना हो कुछ अच्छा तगड़ा वाला, आप इंडिपेंडेंट नहीं रह पाओगे, बिकॉज इंडिपेंडेंस इज ऑल्सो ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस, दोनों भी चीज़ें होनी चाहिए। तो उस केस में इंडिपेंडेंस अगर आप फुलफिल नहीं कर पाओगे तो उस केस में आप क्या नहीं करोगे जी?
एक्सेप्ट नहीं करोगे एंगेजमेंट, ये दूसरी बात होगी। अच्छा, आप सभी को मैं स्क्रीन पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, एक चीज़ मैं स्क्रीन पे आप सभी को दिखाना चाहता हूँ। आपको पता है बायजूस सितंबर 2023 में डेलोइट ने सबसे पहले रिजाइन किया। डेलोइट ने रिजाइन किया, ऑडिट कर रहे थे लोग, डेलोइट ने रिजाइन किया एज अ ऑडिटर ये बोल के कि भैया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में ये बहुत डिले कर रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही हमको नहीं दे रहे हैं, और बोला था कि हमको ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ऑडिट करने में, हमको डेटा नहीं दे रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। ऐसा किसने, डेलोइट ने अपना रीजन दिया था और रिजाइन किया था। फिर उसके बाद सितंबर 24 में, जैसा आप स्क्रीन पे दे सकते हो, बीडीओ जो कि अपना बिग 4 के बाद वाली जो एक फर्म है बीडीओ ने भी रिजाइन करा। बीडीओ ने भी एक सिमिलर यहाँ पे रीजन दिया, उन्होंने भी यही बोला। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, BDO resigned as auditor of Byju's in September 24, just over a year after Deloitte departure, cited a lack of transparency, inability to complete audit due to financial reporting delays, and inadequate management support during insolvency proceedings। तो इनने भी वहाँ पे रिजाइन कर दिया था कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, हम नहीं इन पे कर सकते, कि इन्फॉर्मेशन बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमको चाहिए वही अवेलेबल नहीं है। डेलोइट के केस में भी यही था, इनके केस में भी यही है। तो क्या मैं ऐसा बोल दूं कि मुझे ऑडिट करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है क्या? हाँ। उसी तरीके से रिव्यू करने के लिए क्या मुझे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जरूरी है क्या? हाँ। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड अकाउंटिंग रिकॉर्ड जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। डॉक्यूमेंट जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। तो अगर मुझे पहले से पता है कि ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा, ये इंसान पहले से ही गलत काम करके रखे, मुझे पता है ये इस टाइप का व्यक्ति है, ये सही व्यक्ति नहीं है, तो क्या मुझे इन्फॉर्मेशन जो चाहिए रिव्यू करने वो अवेलेबल रहेगी क्या? नहीं रहेगी, इट वुड बी अनअवेलेबल। और इस जैसा बंदा रहा, इसने कांड कर रखे हैं जिसपे यूएस तक से सैंक्शन आ रखे हैं, तो क्या इसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन पे मैं भरोसा कर सकता हूं क्या? वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो इन्फॉर्मेशन अगर अनअवेलेबल हो सकती है या फिर इन्फॉर्मेशन अनरिलायबल होगी, इनकम्प्लीट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हो या फिर मैनेजमेंट किसी प्रकार के इलीगल चीज़ों में फंसा हो, तो मैं इस चीज़ में एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और इस जैसा बंदा हो, ठीक है, अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ है देखो, लेकिन जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, या फिर वो सत्यम जैसा बंदा हो, विजय माल्या जैसा बंदा हो, इन जैसे बंदों पे आप भरोसा करोगे क्या? नहीं करोगे। तो इनकी इंटेग्रिटी पे डाउट आएगा क्या आपको? बिल्कुल आएगा सर। तो अगर आपको मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है तब एक्सेप्ट करोगे क्या? नहीं करेंगे। किसका एग्जांपल लिया हमने? विजय माल्या और बायजूस का फाउंडर, दोनों के भी एग्जांपल लिए। अच्छा एक बात और बताओ, लिमिटेशन की बात करें क्या? अगर मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन लगा दे जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता हो कि भैया मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ जाएगा, क्या उस केस में मैं एक्सेप्टेंस करूंगा क्या? कंटिन्यू करूंगा क्या एंगेजमेंट? नहीं करूंगा। जो ये बातें मैंने आपसे बोली, 5-6 बातें मैंने आपसे करी, सर ये कहाँ पे लिखी है? एक बार मेरे साथ बुक पे आओ, टेंशन मत लो, याद करवा दूंगा याद, बस अभी पढ़ो मेरे साथ। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस फैक्टर्स अफेक्टिंग एएनसी ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप्स एंड रिव्यू एंगेजमेंट्स अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉज एंड रेगुलेशन। लॉज एंड रेगुलेशन ने बोला तो करने का, लेकिन अगर लॉज एंड रेगुलेशन ऐसा कोई प्रोहिबिशन वो आप पे मैंडेट नहीं डालते हैं, इन दैट केस इफ द प्रैक्टिशनर शैल नॉट एक्सेप्ट अ रिव्यू एंगेजमेंट। इफ, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला था? पर्पस रैशनल होना चाहिए। इफ प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड अबाउट द पर्पस, दैट देयर इज अ रैशनल पर्पस फॉर द एंगेजमेंट, और that a review engagement would be appropriate in the circumstances, in that case he should not accept the engagement। और जब मैंने आपसे इसकी बात करी थी, किसकी? अप्रोप्रिएट है कि नहीं, इसकी बात जब मैंने आपको करी थी, तो मैंने क्या बोला था कि हमको सजेशन देना पड़ता है उनको किसी और प्रकार के एंगेजमेंट का, जैसे कि ऑडिट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट या फिर अकाउंटिंग सर्विसेज। तो उस केस में हम उनको क्या देंगे जी? ये चीज। When review engagement is not appropriate in the circumstances, the practitioner may consider recommending another type of engagements। कौन कौन सी थी वो एंगेजमेंट? सर ऑडिट एंगेजमेंट हो सकता है, कंपाइलेशन एंगेजमेंट हो सकता है, या फिर अकाउंटिंग सर्विस एंगेजमेंट हो सकता है। कंपाइलेशन एंगेजमेंट हमारे सिलेबस में है, पढ़ेंगे आगे, ठीक है। बस अभी के लिए शब्द याद रखो कि 3 टाइप के एंगेजमेंट हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद में किस पे आया था? इंडिपेंडेंस कंप्लायंस करना है क्या? हाँ। एथिकल रिक्वायरमेंट कंप्लायंस करना है क्या? हाँ। प्रैक्टिशनर हैज रीजन टू बिलीव दैट रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स और इंडिपेंडेंस विल नॉट बी सेटिस्फाइड। फिर हम किस पे आए थे? हमने बायजूस का एग्जांपल लिया था क्या? ऑर्टन ने रिजाइन क्यों किया था? बिकॉज इन्फॉर्मेशन वाज अनअवेलेबल और इट वाज अनरिलायबल। इफ द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू परफॉर्म द रिव्यू एंगेजमेंट इज अनअवेलेबल और अनरिलायबल, और अगर बायजूस जैसा फाउंडर हो, माल्या जैसा फाउंडर हो, तो क्या इन पे भरोसा कर सकते हैं क्या? डाउट ओवर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी सच दैट इट इज लाइकली टू अफेक्ट द प्रॉपर परफॉर्मेंस ऑफ द रिव्यू। और लास्ट पॉइंट क्या बोला था? मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी इंपोज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द प्रैक्टिशनर वर्क दैट इट विल रिजल्ट इन डिस्क्लेमिंग अ कंक्लूजन। मैंने ओपिनियन बोल दिया क्या गलती से? अगर मैंने ओपिनियन बोला हो तो माफी चाहता हूं। डिस्क्लेमर ऑफ
कंक्लूजन, ठीक है, इन द एफएस। सॉरी अगर मैंने ओपिनियन बोल दिया तो फ्लो में बोल दिया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो अब ये 5 पॉइंट्स कैसे याद रखने हैं। मैक मेमोरी टेक्निक आपको बोलता हूँ, ठीक है, वो रखो। मेमोरी टेक्निक कोई ऐसी नहीं है कि मैंने इनिशियल वर्ड से उठा के रखी हूँ। मेमोरी टेक्निक इस तरीके की है कि आपको वो सुन के ही आपको पूरा पॉइंट याद आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख लो मेरे साथ, मेमोरी टेक्निक लिखो जरा फटाफट से। मैं बोलता हूँ कि प्रैक्टिशनर है, क्या है जी, प्रैक्टिशनर है। प्रैक्टिशनर इज नॉट फीलिंग, उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, इज नॉट फीलिंग, अरे यार फीलिंग्स की बात आती है स्पेलिंग तक लिखते नहीं बनती मुझ पे। प्रैक्टिशनर इज नॉट फीलिंग रैशनल और एप्रोप्रिएट। प्रैक्टिशनर इज नॉट फीलिंग रैशनल एंड एप्रोप्रिएट। क्यों क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ I3, because of I3 there is a limitation। I3 प्रोसेसर है भाई उसके पास, उसकी वजह से लिमिटेशन है, काम नहीं कर पा रहा अच्छे से वो, तो उसकी वजह से उसको कैसा लग रहा है? ही इज नॉट फीलिंग रैशनल एंड अप्रोप्रिएट। प्रैक्टिशनर इज नॉट फीलिंग रैशनल और अप्रोप्रिएट बिकॉज ऑफ I3 देयर इज अ लिमिटेशन एंड हेंस वो कहता है कि मैं काम अच्छे से नहीं कर पा रहा हूं, इस वजह से कांड हो सकता है। हेंस क्या हो सकता है जी, वॉट कैन हैपन सब्सिक्वेंट इवेंट में, सॉरी कहाँ थे हम, आई एम रियली सॉरी। I3 की वजह से क्या, इसके लिमिटेशन की वजह से क्या आ सकता है? डिस्क्लेमर आ सकता है। हेंस डिस्क्लेमर कैन कम, ठीक है। तो उसकी रिस्क क्या है? अल्टीमेटली उसको क्या लग रहा है? डिस्क्लेमर आ जाएगा, इस वजह से मुझे इन चीजों को ध्यान रखना है। प्रैक्टिशनर इज नॉट फीलिंग रैशनल और अप्रोप्रिएट बिकॉज ऑफ I3। I3 मतलब क्या? 3 चीजें, इंफॉर्मेशन, इंटेग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। देयर इज अ लिमिटेशन, देयर इज अ लिमिटेशन। लिमिटेशन से क्या? लिमिटेशन बाय द मैनेजमेंट और TCWG विच विल रिजल्ट इन डिस्क्लेमर, वो उसका पार्ट है। तो प्रैक्टिशनर इज नॉट फीलिंग रैशनल और एप्रोप्रिएट, मतलब प्रैक्टिशनर इज नॉट सेटिस्फाइड, ये वाला पार्ट नॉट सेटिस्फाइड तो रैशनल पर्पस और रिव्यू एंगेजमेंट वुड बी एप्रोप्रिएट। बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ I3। I3 में 3 चीजें मैंने क्या क्या बोली थी आपको? द इंफॉर्मेशन में भी अनअवेलेबल और अनरिलायबल, इंडिपेंडेंस से कंप्लाई, एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पाएगा वो, विल नॉट बी सेटिस्फाइड। तीसरा है कौन सा था? डाउट ओवर मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, और जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से देयर इज अ लिमिटेशन, हेंस डिस्क्लेमर कैन कम। तो वो 5वां पॉइंट आप यहां पे लिख दोगे, ऐसे करेंगे कैसे? प्रैक्टिशनर इज नॉट फीलिंग रैशनल एंड एप्रोप्रिएट, रैशनल और एप्रोप्रिएट because of what? Because of I3 processor there is a limitation, hence disclaimer can come। ऐसे करके आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये 5-6 पॉइंट्स मैंने आपको याद करा दिया, और नीचे वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे कि अप्रोप्रिएट जब ना हो तो हम उनको अनदर टाइप ऑफ एंगेजमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ऑडिट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट और अकाउंटिंग सर्विसेज। कूल, चलो ये पार्ट मेरा बता के हो गया। इससे रिलेटेड ICAI ने अभी तक कोई सवाल पूछा नहीं है, लेकिन जो मैंने एग्जाम्पल्स आपको दिए थे, ये रैशनल पर्पस के साइड में एक एग्जाम्पल आप चिट्ठी लगा के, स्टिकर लगा के लिखेंगे। कौन कौन से? सिग्निफिकेंट लिमिटेशन ऑन ऑडिट हो सकता है, तब रैशनल पर्पस नहीं लगेगा। ऑडिटर का नाम, सॉरी रिव्यूअर का नाम, प्रैक्टिशनर का नाम इन अप्रोप्रिएट तरीके से एसोसिएट करना चाहता हूँ, एसोसिएटिंग द नेम ऑफ द प्रैक्टिशनर इन अप्रोप्रिएट मैनर। और लास्ट में क्या? लॉज एंड रेगुलेशन रिक्वेस्ट ऑडिट बट दे आर सेइंग टू परफॉर्म व्हाट? रिव्यू एंगेजमेंट। तो ये सब रैशनल पर्पस वाले केस में आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको लिखना है, एग्जामिनेशन में अगर पूछा गया तो एग्जाम्पल्स को आप लिख के आ सकते हो, और इन 3 एग्जाम्पल से ICAI क्वेश्चन फ्रेम भी कर सकता है, तो आपको ये पूरा लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। चलो जी, ये बता के मेरा हो गया। एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस बता के हुआ। मेमोरी टेक्निक क्या है? प्रैक्टिशनर को कैसा लग रहा है जी? प्रैक्टिशनर इज नॉट फीलिंग वेल, और वेल को हम क्या बोलते हैं? ही इज नॉट फीलिंग रैशनल और एप्रोप्रिएट। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ I3 प्रोसेसर, बिकॉज ऑफ I3 प्रोसेसर देयर इज अ लिमिटेशन, हेंस डिस्क्लेमर कैन कम। वो उसकी क्या है? रिस्क है, ठीक है जी। ये समझ गया आगे आपको, ठीक है। आ जाओ, अब जरा सा आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मैं वापस से आपको CA इंटर की ध्यान दिलाना चाहूँगा, है ना। अच्छा, ये देख के ये मत सोचना कि अरे ये तो यहाँ तो सब CA इंटर की बात हो रही है। अरे भाई आएंगे और टॉपिक्स हैं भी, है ना, आएंगे जहाँ पे आप स्टैंडर्ड थोड़ा सा
अलग चलोगे स्टैंडर्ड ऑडिटिंग से। यहाँ पे क्या है, ये बेसिक पार्ट है ना स्टार्टिंग का, तो यहाँ पे आपको लग रहा है तो स्टैंडर्ड जैसे ही है, स्टैंडर्ड ऑडिटिंग जैसे ही है ना। ये था ना स्टैंडर्ड ऑडिटिंग से अलग थोड़ा सा, ठीक है। चलो याद करा दिया, 5 मार्क्स के लिए आएगा, बेइज्जती मत करो ना, लिख के आना 5 मार्क्स का आया तो, अच्छे से याद करवाया ये मैंने। आ जाओ, प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग रिव्यू एंगेजमेंट, तो देखिए यहाँ पे मैंने प्यार से लिखा है सेम एज प्री कंडीशंस एज पर ऐसे 210। तो इस सेम को मैं करेक्शन थोड़ा सा करना चाहता हूँ अपनी किताब में, इसको आप कर सकते हैं सिमिलर, ठीक है, क्योंकि कुछ कीवर्ड्स जो हैं यहाँ पे चेंज्ड हैं। तो सिमिलर एज पर ऐसे 210। आ जाओ मेरे साथ नोट्स पर दोस्तों, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, तो इस टॉपिक को अच्छे से देख लेना, है ना। तो सबसे पहला प्री कंडीशन ऐसे दोस्तों उसका क्या होता था, दैट डिटरमाइन व्हाट, दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल और नॉट। तो पहला यहाँ पे भी मैंने वही लिखा, डिटरमाइन दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल और नॉट। और एक बात ध्यान रखना, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क स्पेशल पर्पस हुआ, स्पेशल पर्पस के लिए हुआ और स्पेसिफिक यूजर्स के लिए हुआ, तो उस केस में कहते हैं द ऑडिटर शेल, जैसा वहां पे बोलते थे ऑडिट में, यहां पे बोलेंगे द प्रैक्टिशनर शेल ऑल्सो ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पर्पस एंड द इंटेंडेड यूजर्स। किस केस में, जब स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इस्तेमाल हुआ हो। अच्छा, दूसरी बात, हम किस चीज के बारे में एग्रीमेंट लेते थे मैनेजमेंट से, ऐसे 210 में एग्रीमेंट लेते थे ना, अबाउट व्हाट, दैट दे एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन से बारे में, एक बार मेरे साथ यहाँ पे आओ, SRE 2400 के एंगेजमेंट लेटर पे। ये SRE 2400 में रिव्यू एंगेजमेंट का एंगेजमेंट लेटर है, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे। कहाँ गया भाई, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहाँ किधर चला, खो गया भाई। हाँ ये रहा, देखो SRE 2400 का एंगेजमेंट लेटर का ड्राफ्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। एंगेजमेंट लेटर में आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो देखो यहाँ पे आर रिव्यू विल बी कंडक्टेड ऑन द बेसिस दैट मैनेजमेंट एंड TCWG एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड दैट दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन कौन सी चीज़ों के बारे में, वो हमने यहाँ पे लिखी है। प्रेपरेशन ऑफ द FS, दे एक्नॉलेज अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट प्रेपरेशन ऑफ द FS, है ना, एंड दे गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एज पर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एंड they also acknowledge and understand the responsibility regarding devising suitable internal controls that ensure the preparation of the financial statement that are free from material misstatement। ये दो चीजें होती हैं। फिर तीसरे में क्या बोलता है, टू प्रोवाइड द प्रैक्टिशनर विद एक्सेस टू ऑल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन that are relevant to preparation and presentation of the financial statement, जैसे कि रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, एडिशनल इंफॉर्मेशन as auditor may request to perform their review procedures, unrestricted access to the persons within the entity as auditor may request to obtain audit evidence। तो तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें हैं। सबसे पहला देखेंगे FRF is acceptable or not, और स्पेशल पर्पस हुआ तो क्या, we also have to obtain understanding about the purpose and the intended users। तो दूसरी बात मैंने क्या बोली, agreement with the management regarding what that they acknowledge and understand their responsibility regarding तीन चीजें। पहली about the preparation and presentation of the financial statement as per the financial reporting framework whether they give the true and fair view or not। दूसरी बात क्या, to put or to devise appropriate internal controls or suitable internal controls to ensure that financial statements are prepared that are free from material misstatement। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात, that management will provide the reviewer or practitioner with access to all relevant information, जैसे कि records and documents, additional information that auditor may request to perform the review process or unrestricted access to the persons within the entity to obtain the evidence। ये तीन चीज़ें आपको समझिएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं जो प्री कंडीशंस मौजूद होनी चाहिए, और वो यहाँ पे एंगेजमेंट लेटर जो हम देखे थे वो यहाँ पे लिखी भी हैं। फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू in accordance with the applicable financial reporting framework, for such internal control as management determine necessary or suitable to enable preparation of FS that are free from material misstatement। Last में to provide the practitioner with access to all information relating to preparation and fair presentation of FS such as record documents, फिर additional information that they may request from management for purpose of the review, और last में unrestricted access to the persons within the company from whom they determine to obtain
एविडेंस। ये हो जाती हैं प्री कंडीशंस, जैसे कि 210 में थी वैसे यहाँ पे हैं, बस थोड़े से हल्के से चेंजेस हैं। ठीक है, चलो अब मेरे साथ आप एक क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, ये हमारा क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, ये इंडेक्स में हम देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 बात करता है प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट। प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। नवंबर 24 में मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे या गलत तरीके से लिख के आए थे, बिकॉज ऑफ द प्लेन रीडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, है ना, इसको वो गलत करके आए थे। इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ सबसे पहले ही 3 स्टार मार्क कर ले। इसको क्या कर ले, 3 स्टार मार्क कर ले। सर 3 स्टार क्यों, बताऊंगा। नवंबर 24 में इस सवाल को पूछा गया, एमटीपी में 25 में भी सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। क्या लिखा है यहाँ पे, बेस्ट टेक्सटाइल्स लिमिटेड, क्या बेस्ट टेक्सटाइल्स लिमिटेड मेक्स एन इन्वेस्टमेंट इन प्राइम टेक्सटाइल्स लिमिटेड विद अ व्यू टू एक्सपेंड इट्स बिजनेस, कैप्चर मोर मार्केट शेयर एंड टू अर्न व्हाट, एंड टू अर्न हायर रिटर्न्स। ठीक है, while forming an agreement for the same, Best Textiles Limited puts a clause in the contract. कहाँ, कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डाला that Prime Textiles Limited will get its financial statement reviewed. क्या करवाएगा, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिव्यू करवाएगा। तो मैंने क्या बताया था, सेबी के रेगुलेशंस के अलावा भी क्या रिव्यू करवा सकता है कोई, बिल्कुल करवा सकता है। जैसे बैंक वाले मांगते हैं, शार्क टैंक वाले मांगते हैं, वैसे ये भी इन्वेस्टर है, वो भी मांग रहा है कि भाई रिव्यू कराओ के लाओ अपना एफएस। ठीक है, तो यहाँ पे रिव्यू करने के लिए बोल रहा है। आगे देखिए क्या लिखा है, ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है सर, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये बात इररिलेवेंट है। अब देखिए, टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द मैनेजमेंट ऑफ प्राइम टेक्सटाइल्स लिमिटेड अपॉइंट्स सीए सुमित। उन्होंने सीए सुमित को अपॉइंट किया टू कंडक्ट व्हाट, टू कंडक्ट द क्वार्टरली रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, कोई बात यहां पे आपको लगी क्या, हाँ सर क्वार्टरली रिव्यू करवा रहा है और उसके लिए उसने सीए सुमित को क्या किया, अपॉइंट किया। ठीक है, आगे देखो सवाल क्या है, डिस्कस फ्रॉम द प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू द प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रेलेवेंट एसआरई। यहां पे खेल गया ICAI, क्या बोला ICAI यहाँ पे, रेलेवेंट एसआरई के हिसाब से आप इस सवाल को आंसर कीजिए। सवाल में कहीं पे भी कहीं लिखा आएगा किस स्टैंडर्ड के हिसाब से, नहीं, उन्होंने कहा रेलेवेंट एसआरई। अब तुम 2410 के हिसाब से लिखोगे या 2400 का रेफरेंस देखे लिखोगे, कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, राइट। तो देखो यहाँ पे ICAI ने आपके कॉन्सेप्ट कैसे टेस्ट किए। दोस्तों शुरुआती टाइम को याद करो, लेक्चर के स्टार्टिंग में हम जब स्टैंडर्ड्स को शुरू कर रहे थे तब मैंने एक बात आपसे कही थी कि भैया SRE 2400 का स्टैंडर्ड का नाम है एंगेजमेंट टू रिव्यू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी है। ठीक है, बट ये ऊपर ऊपर मैंने मोटा मोटा आपको टॉपिक बताया, इस टाइटल बताया उस स्टैंडर्ड का। क्या यहाँ पे कहीं पे भी इंटरिम लिखा है क्या यहाँ पे कहीं पे भी क्वार्टरली लिखा है क्या, नहीं। और यहाँ पे नीचे जाके मैंने आपको एक बात लिखवाई थी उस चार्ट में, क्या लिखवाया था कि अगर 1 साल से कम का भी हुआ ना, 1 साल से कम का भी हुआ मतलब इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी हुई ना, और अगर उसका आप रिव्यू करवाते हो, तो 2410 लगेगा। सर 2410 बात करता है इंटरिम फाइनेंशियल की, तो यहाँ पे 2410 लगेगा क्या, लेकिन हम तो 2400 पढ़ रहे हैं, तो आपने ये क्वेश्चन क्यों कराया, बस यहीं फंसते हो आप। मैंने आपको बोला था कि अगर इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का केस हो तो जरूरी नहीं कि आप 2410 ही लगाओ। 2410 कब लगता है, जब सीए क्या हो, हमारा ऑडिटर भी हो और वही बंदा हमारा रिव्यू भी कर रहा हो, तो मैं क्या लगाऊंगा 2410 लगाता था। लेकिन अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंटरिम ही हो, 1 साल से कम की हो, लेकिन अगर जो बंदा उसका रिव्यू कर रहा है ना वो मेरा ऑडिटर नहीं है, तो उस केस में मैं क्या लगाऊंगा SRE 2400। आर यू ऑल विद मी ऑन दिस। आ जाओ क्वेश्चन में इंडिकेशन देखो कहाँ दी है। आप सबसे पहले ये क्वार्टरली देख के कंफ्यूज हो जाओगे, आप यहाँ पे बोलने लगोगे मैं 2410 लगाऊंगा, लेकिन क्या ये सही है, नहीं है, सही है नहीं है, क्योंकि आगे चल के देखो उसने क्या बोला, ही अपॉइंट्स सीए सुमित टू कंडक्ट द क्वार्टरली रिव्यू। आप फिर बोलोगे अरे 2410 करेंगे, लेकिन देखो नीचे उन्होंने क्या लिखा है, डिस्कस द प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो शब्द क्या आ गया, प्रैक्टिशनर,
और इसी वजह से मैंने प्रैक्टिशनर और ऑडिटर पे 2 से 3 मिनट का डिस्कशन किया था कि प्रैक्टिशनर दिख गया, इसका मतलब है भैया ये जो रेलेवेंट एशआरई है ना, यहाँ पे 2400 की बात कर रहा है कि वो मेरा ऑडिटर नहीं है, इसी वजह से वो शब्द अलग अलग बनाए गए। ठीक है, आ जाओ आगे। इन नाम से क्या पूछे, प्री कंडीशंस पूछे, तो किसका रेफरेंस देंगे, एज पर एसआरई 2400 द प्री कंडीशंस फॉर एक्सेप्टिंग अ रिव्यू एंगेजमेंट आर, कौन सा था पहला वाला, एफआरएफ वाला था, एफआरएफ एक्सेप्टेबल है कि नहीं, टू डिटरमाइन दैट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ द एफएस इज एक्सेप्टेबल, एंड इन केस ऑफ स्पेशल पर्पस हम क्या बोलते थे, ही शैल ऑल्सो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्पस फॉर विच एफएस आर प्रिपेयर्ड एंड द इंटेंडेड यूजर्स। दूसरा बात क्या करते थे, दूसरा बात करते थे दैट ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, कौन सी 2 चीजों के लिए, दैट दे एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस चीजों के लिए, 3 बातें, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड देयर ट्रू एंड फेयर व्यू और फेयर प्रेजेंटेशन, for such internal controls as management determines necessary to enable the preparation of FS that are free from material statement whether due to fraud or error। और तीसरी बात कौन सी, to provide the practitioner with, ऑर्डर नहीं, to provide the practitioner with access to all information, additional information, unrestricted access to persons within the entity। यही चीज़ हमने पढ़ी थी क्या, हाँ सर यही चीज़ हमने पढ़ी थी और वो यहाँ पे लिखनी भी है। ये 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन था जो कि आया था, अगर आप यहाँ पे रेफरेंस गलत लिख देते ना यू विल बी गॉन। और उन्होंने रेलेवेंट एशआरई इसीलिए लिखा है बिकॉज वो चाहते थे कि आप एग्जाम में कोट करके आओ कौन से स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा है, और जब ऐसी स्पेसिफिक बातें पूछी जाती है ना तो इस पे भी नंबर होते हैं, इस पे भी 1 से 2 नंबर होते हैं कि भैया आप आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। दिस वॉज द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आपको लगेगा अरे बड़ा आसान था, प्री कंडीशन जो पूछे हैं, लेकिन मेन वो आपका एसआरई का कॉन्सेप्ट चेक करना चाहते थे कि कौन सा एसआरई कहाँ पे एप्लीकेबल होता है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 मेरा बता के हो गया। समझ गया क्या मेरी इतनी सी बात को, हाँ सर इतना समझ गया। अब सवाल खड़ा ये होता है, कि सर अगर ये जो प्री कंडीशंस हैं, ये प्री कंडीशंस अगर सेटिस्फाई नहीं हुए तो क्या करेंगे, जैसा प्रोसीजर हमने ऑडिट में पढ़ा है वैसे ही प्रोसीजर यहाँ पे भी होता है। अगर प्री कंडीशंस सेटिस्फाई नहीं हुए, अगर मेरे प्री कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, तो 2 टाइम फ्रेम है, या तो एक्सेप्टेंस के पहले प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे, या फिर एक्सेप्टेंस के बाद मेरे क्या नहीं हो रहे, सेटिस्फाई नहीं हो रहे प्री कंडीशंस। तो बिफोर एक्सेप्टेंस हुआ तो हमारे पास तो ऑप्शन रहता है कि भैया हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो डिस्कस विद द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी, डिस्कस करो कि भैया प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं, आप इसका कुछ कर सकते हो क्या। इफ द मैनेजमेंट सेज दैट इट कैन नॉट बी रिजॉल्व, इन दैट केस डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट। हमारे पास ऑप्शन रहता है आफ्टर द एक्सेप्टेंस डिस्कस विद द मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी करो आप, अगर कोई प्री कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर आप उनसे बैठ के बातचीत करो और डिटरमाइन करो वेदर द मैटर कैन बी रिजॉल्व्ड, वेदर इट इज एप्रोप्रिएट टू कंटिन्यू विद द एंगेजमेंट। 2 सवाल। तीसरा सवाल, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो, इफ यस देन हाउ आर यू गोइंग टू कम्युनिकेट द सेम इन द रिपोर्ट, हाउ आर यू गोइंग टू कम्युनिकेट द सेम इन द रिव्यू रिपोर्ट। ये 3 चीजें करनी है, कब, जब आफ्टर एक्सेप्टेंस हो। तो इससे मेरे हिसाब से सवाल आएगा नहीं, लेकिन बाई चांस आया तो मैंने ये आपको बता दिया, ठीक है, कि ये प्रोसीजर होता है बिफोर द एक्सेप्टेंस एंड आफ्टर द। 3 सवाल ध्यान रखना। 3 सवाल कौन से, वेदर द मैटर कैन बी रिजॉल्व्ड, दोनों भी केस में। पहले केस में अगर रिजॉल्व नहीं हुआ तो क्या, डू नॉट एक्सेप्ट, लेकिन दूसरे में क्या, इफ इट कैन नॉट, वेदर इट कैन बी रिजॉल्व, पहला सवाल पूछेंगे, फिर पूछेंगे वेदर इज एप्रोप्रिएट टू कंटिन्यू नॉट, लास्ट सवाल हम क्या पूछेंगे, लास्ट सवाल हम अपने आप से क्या पूछेंगे, इफ यस, इफ वी आर कंटिन्यू देन हाउ आर वी गोइंग टू कम्युनिकेट द सेम इन द रिव्यू रिपोर्ट। ये 3 सवाल हमको पूछने हैं, खत्म टॉपिक। बस इतना आसान था क्या सर, हाँ इतना आसान था, ठीक है। चलो तो इतनी बात आप सभी को समझ गई क्या, प्री कंडीशंस का टॉपिक हमारा संपन्न हुआ। तो ये वाला हमारा हो गया टॉपिक, ठीक है, दिस इज डन एंड दिस इज डन। हमने ये भी देख लिया और हमने ये वाला पार्ट भी देख लिया। अब जो ये बीच में तो हमने ये 2 चीज़ें छोड़ी है ना, इन चीज़ों को एक बार, ये रीड वाला पार्ट है, ये मेरे साथ रीड कर लो आप। क्या मुझे इंडिपेंडेंस से कंप्लाई करना है, एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है, सर अभी तो देखा एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस में। द प्रैक्टिशनर शैल कंप्लाई विद रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग दोज पर्टेनिंग टू इंडिपेंडेंस। सर एथिकल रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या, अपना कोड ऑफ एथिक्स में जो हमारे रिक्वायरमेंट्स दिए गए उनसे हमको कंप्लाई करना है। प्रोफेशनल एथिक्स जो होते हैं, जो हमारे सिलेबस में ऑलमोस्ट 20 नंबर का आता है उसका सीए फाइनल में क्वेश्चंस, उससे कंप्लाई करना है क्या, करना है। और जो इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे कोड ऑफ एथिक्स के, उनसे भी कंप्लाई करना है क्या, हाँ उनसे भी करना है। तो दोनों भी चीज़ें कोड ऑफ एथिक्स की हैं, काउंसिल गाइडलाइंस की। अच्छा अब अगला टॉपिक क्या, एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल। दोस्तों एक स्टैंडर्ड होता है, आपको अगर
पता हो, आपने सुना हो थोड़ा थोड़ा सी इंटर में, SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल। तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 है और एक ऐसे 220 होता है। ऐसे 220 बना है ऑडिट्स के लिए, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, हम तो अश्योरेंस एंगेजमेंट्स की बात कर रहे हैं अदर देन ऑडिट। तो यहाँ पे SQC 1 जो होता है वो सब पे लगता है, ऑडिट हो अश्योरेंस एंगेजमेंट, वो सब पे लगता है। तो SQC हमारे सिलेबस में है, हम पढ़ेंगे आगे, बहुत डिटेल में है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 से 6 नंबर का आता है एग्जाम में, हम पढ़ेंगे। लेकिन SQC 1 सब पे एप्लीकेबल होता है, इसी वजह से यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। तो एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल भी मेंटेन होना चाहिए। और एंगेजमेंट लेवल क्वालिटी कंट्रोल मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी, की जिम्मेदारी होती है, एंगेजमेंट पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इतनी बात समझिए क्या। तो उसको क्या क्या देखना होता है, उसको देखना होता है दैट ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच रिव्यू एंगेजमेंट टू विच दैट पार्टनर इज असाइंड, उसी ओवरऑल क्वालिटी इसको मेंटेन करनी पड़ती है, पार्टनर की जिम्मेदारी है। टू डायरेक्ट, टू सुपरवाइज एंड प्लान एंड परफॉर्म द रिव्यू एंगेजमेंट, ये प्लान एंड परफॉर्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, डायरेक्शन की होती हैं, सुपरविजन की होती हैं, इन सबको कौन देखेगा, एंगेजमेंट पार्टनर देगा। खुद जाके परफॉर्म करने वाला है कि नहीं यार, जो लोग परफॉर्म कर रहे हैं उनको बस देखना सही से काम हो रहा है कि नहीं। तो डायरेक्शन, सुपरविजन, प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द रिव्यू एंगेजमेंट इन कंप्लायंस विद प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इनके हिसाब से हो रहा है कि नहीं, ये उसको देखना है। तीसरा पॉइंट, द प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट बीइंग एप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंस एंड एंगेजमेंट बीइंग परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द फर्म्स क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो कि एंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, इसको याद करना है क्या, नहीं, 2-4 बार इसको रीड कर लेना, जितना याद है उतना लिख के आना। अगर पूछे गया, पूछेंगे नहीं इसको, बहुत चिंदी टॉपिक है, इसको नहीं पूछेंगे, लेकिन बाय चांस आया तो इसको 3-4 बार रीड करके जाना, सो दैट यू कैन राइट 2-3 पॉइंट्स। बाकी बहुत ही कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, आप SQC जब पढ़ लोगे ना तो उसके बाद आपको ये बहुत कॉमन सेंस टॉपिक लगेगा, तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, बट जिम्मेदारी किसकी ओवरऑल क्वालिटी की, अगर MCQ में पूछा गया तो किसकी जिम्मेदारी है जी, एंगेजमेंट पार्टनर की, जो भी उस पर्टिकुलर एंगेजमेंट को असाइन हुआ होगा। ठीक है, चलो जी, इतनी बात समझ गई क्या आपको, ठीक है। चलो, अब मेरे हिसाब से ना थोड़ा सा ये हैवी हो गया है, क्या हो गया है, हैवी हो गया है। तो अभी हम जनरली 2 घंटे का लेक्चर होता है, ठीक है, बट अभी के लिए, आज के लिए हम इसको थोड़ा सा इतना ही रखते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने में समय लगे, बिकॉज डे 2 ही है अभी। अगर एक दिन में एकदम ही मैं घुस जाऊंगा ना स्टैंडर्ड में, तो आपके पूरे ऊपर से चला जाएगा। तो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना, स्टार्टिंग से लेके अभी तक, उन पूरे बेसिक्स के साथ अभी तक जितना स्टैंडर्ड पढ़ा है, इसको वापस से आप रिवाइज करके आएंगे, एंड देन हम उसको डे 3 में जाके आगे का कवर करेंगे, बिकॉज अब स्टैंडर्ड में और ज़्यादा हमको डीप घुसना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो क्या करना चाहिए, अभी चलना चाहिए क्या, ठीक है सर, चलते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते, कल मिलेंगे। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक गाइस, अच्छे से रिवाइज करके आओ, अगले क्लास में हम मिलते हैं। ओके, बाय बाय।